These are the portal. Okay. Basically, in this portal, we have a two module. The first one is e-publishing, and the second one is e-procurement. Okay. In the e-publishing, you are aware of the e-publishing module, so I don't go to the depth. I started with the e-procurement. Okay. So first of all, I told you about the options that are available on the portal. सारे के सारे जो ऑप्शंस हो गए उनके बारे में जानकारी देते हैं कि ये ऑप्शंस क्या क्या काम करते हैं. The first option is instruction related to CPPP. These are the guidelines and the OMs. अभी जैसे टी ब्रेक हुआ था तो कुछ पूछ रहे थे आपकी जितने भी OMs हैं, ठीक है ना. तो these are the guidelines and OMs that is system follow. तो आपको जितने भी OMs हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है. These are the OMs that has been issued by Ministry of Finance on dated 13th November 2011. This is the mandatory publication of tender inquiries on Central Public Procurement Portal. ठीक है. आपको 30 नवंबर 2011 में जो पोर्टल जो OMS इशू हुआ था तो उसमें ये मैंडेटरी था कि आपको सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल को यूज करना ही होगा, ठीक है. आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. इनडायरेक्टली वे में आपको XML फाइल अपलोड करनी होती है. दिस द पोर्टल this is the OMs which instructed the tender cost. आपका 10 लाख या उससे अबव के जो टेंडर होंगे वो आपको ई प्रोक्योरमेंट से करने होंगे. रेस्ट ऑफ द आपको जो उससे लेस देन 10 लाख होंगे वो आपको ई पब्लिशिंग के थ्रू करने होंगे. ओके. दिस इज द इनिशियल OMs on 30th March 2012. This is the latest OM has been issued on 21st January 2015. In that it is the estimate the tender estimated value of 2 lakh or more in phase manner. मतलब जो 2 लाख या उससे नीचे के टेंडर होंगे वो आप ई प्रोक्योरिंग से कर सकते हैं. रेस्ट ऑफ द को आपको ई प्रोक्योर से करना होगा, ठीक है. These are the OMs. आप जाने से NIC की साइट से भी देख सकते हैं. The rules and procedure. NIC has follows the different rules and manuals. It has been worked under the rules of IT Act and the other orders. Okay. जितने भी रूल्स और प्रोसीजर आपको देखने हैं कि किसके थ्रू किसके अंडर में ये सिस्टम काम करता है वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है. इन केस ऑफ एनी क्लैशिंग आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं. These are the download fields. डाउनलोड फील्ड्स में आपको जितने भी नोडल ऑफिसर के फॉर्म है या यूजर अकाउंट फॉर्म है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. एज सून एज आप जो है ना अपने इंस्टीट्यूट में ये ई प्रोक्योरमेंट स्टार्ट करेंगे तो उस केस में आपको ICAR हेडक्वार्टर पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा कि जब तक वहाँ से फॉर्म नहीं आएंगे या NIC से फॉर्म नहीं आएंगे तब तक आप उनको फिलअप नहीं करेंगे और सेंड नहीं करेंगे, ठीक है ना. इन केस यू हैव टू डाउनलोड योर फॉर्म फ्रॉम NIC साइट एंड यू कैन जस्ट फिल अप एंड सेंड टू द NIC और ICAR हेडक्वार्टर. These are the tender related links of the different organization. आपके ऑर्गेनाइजेशन का भी नीचे नाम होगा, ठीक है. सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिंक्स यहाँ पे आपको अवेलेबल होते हैं. नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया. These are the e-governance. आपका जितना भी नेशनल पोर्टल की जितनी भी जानकारी होती है उसका लिंक भी यहाँ पे अवेलेबल होता है. आप यहाँ से उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है. It is the mission mode project on e-procurement, ठीक है. It will be complete list of the mission mode project of e-procurement portal. ठीक है. This is the dashboard. This is the dashboard. डैशबोर्ड के अंदर आपको जितने भी टेंडर अभी तक पब्लिश हुए हैं, जो मैं अभी आपको फिगर बता रहा था कि 31 जनवरी में इतने टेंडर अभी तक जो है फ्लोटेड हो चुके हैं, इतनी कॉस्ट के होते हैं, वो आपको डैशबोर्ड पे अवेलेबल हो जाएंगे. देन नेक्स्ट इज टेंडर सर्च. आप अपने टेंडर को सर्च कैसे करेंगे, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी सर्च कैटेगरी. यो आपको सर्च कैटेगरी चूज करनी है. सपोज अगर आपका टेंडर आर्काइव में चला गया तो आपको आर्काइव चूज करनी है. अगर आपको एक्टिव टेंडर चूज करना है, सर्च करना है, तो आपको एक्टिव टेंडर चूज करना होगा. देन यू हैव टू बी फिल योर ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च. देन क्लिक ऑन सबमिट. ICAR के जितने भी टेंडर होंगे एट द टाइम ऑफ एक्टिव टेंडर वो सारे के सारे आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है. दिस इज द लेटेस्ट एक्टिव टेंडर. अगर आप इसके थ्रू सर्च नहीं करना चाहते, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू नहीं जाना चाहते, तो देन यू गो टू द लेटेस्ट एक्टिव टेंडर, ठीक है. जितने भी लेटेस्ट एक्टिव टेंडर होंगे इसमें सर्चिंग क्राइटेरिया आपका लैप्स हो जाता है. जितने भी एक्टिव टेंडर होते हैं ऑल ओवर इंडिया के वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे, ठीक है.
अगर आपको स्टेट वाइज सर्च करना है या यूटीज के अकॉर्डिंग सर्च करना है तो देन यू हैव टू बी क्लिक ऑन एक्टिव टेंडर अकॉर्डिंग टू द स्टेट एंड यूटीज, ठीक है, ये आपको स्टेट वाइज आ जाएंगे। these tender have been floated from Uttar Pradesh, from Jammu Kashmir and city of Delhi, ठीक है। द कैंसिल टेंडर, जो भी टेंडर कैंसिल हो गए हैं वो कंप्लीट लिस्ट यहाँ पे उसके टेंडर्स की आ जाएगी, ओके। द टेंडर कैलेंडर, these are the टेंडर कैलेंडर, किस डेट में कौन से टेंडर की ओपनिंग होनी है वो सारे के सारे यहाँ पे आपके अवेलेबल होते हैं कि सपोज 13 Feb 2016 में टोटल 3807 टेंडर्स ओपन होंगे, तो सारे की सारी इंफॉर्मेशन आपको एनआईसी के पोर्टल पर मिल जाएगी। हेल्प फॉर डिपार्टमेंट यूजर, आपको जितनी भी गाइडलाइंस जितना भी मैं बता रहा हूँ वो आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में पीडीएफ में आपको एनआईसी की साइट्स पे भी अवेलेबल होता है, ठीक है। जो भी टेंडर पब्लिशिंग, इसमें 3 ऑप्शंस होते हैं। टेंडर क्रिएशन की गाइडलाइंस होती है सबसे पहले, उसके बाद में टेंडर हाउ टू पब्लिश द टेंडर, वो भी आपकी अवेलेबल मिलेगी। दीज आर द टेक्स्ट फॉर्मेट, पीडीएफ में होती है ये, ठीक है। देन यूजर गाइड फॉर प्रोजेंडा एंड यूजर गाइडलाइंस फॉर एओसी, अवार्ड ऑफ कंटेंट, ओके। देन ट्रेनिंग डिटेल्स, आप जो है ना ट्रेनिंग यहाँ पे भी ले ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एनआईसी ने भी वेब लर्निंग मॉड्यूल अपना लॉन्च किया हुआ है। अगर आपको वहाँ पे ट्रेनिंग लेनी है अपने सिस्टम पे बैठ के, तो आप वेब लर्निंग मॉड्यूल पे भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, ठीक है। ये स्लॉटेड जनरली बाय डिफॉल्ट ये होता है 3:30 से 4:30 बजे फ्राइडे में, ठीक है। इनके दैट केस अगर कुछ अगर जो है ना उनका अरेंजमेंट अगर चेंज ना हुआ हो, ठीक है, तो अदरवाइज बाय डिफॉल्ट टाइम 3:30 से 4:30 ही होता है, ठीक है। वहाँ पे वेब लर्निंग में आप जाएंगे, अपना वहाँ से लॉगिन करेंगे, लॉगिन करके वहाँ पे भी आप जो है ना पूरा का पूरा पोर्टल सीख सकते हैं, ठीक है। देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ अटेंडिंग सेशन, आप कितनी बार भी जाएं, कितनी बार भी उसको अटेंड कर सकते हैं, ये टोटल आपके ऊपर है। जब तक आपको आप सिस्टम के यूज टू ना हो जाए तब तक आप सीखते रहिए उसको, ठीक है। दिस इज द सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, द कंप्लीट ऑप्शन ऑफ द पोर्टल, ठीक है। जब भी आप ई प्रोक्योरमेंट पे काम करेंगे तो उसकी 2 रिक्वायरमेंट होती है। द फर्स्ट वन इज सिस्टम रिक्वायरमेंट एंड सेकंड वन इज यूजर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सिस्टम रिक्वायरमेंट, then your system has java version 1.7.051, okay। आप ये वर्जन या इससे वो कोई भी वर्जन ले लीजिए तो आपका सारा काम करेगा, ठीक है। below this version the project will not be handled in your system। आपका जो मैं ये साइट दिखा रहा था आपकी प्रोक्योरमेंट की साइट, ये आपकी क्रोम पे ऑपरेट नहीं होगी, ठीक है, बिकॉज जावा के जो प्लगइन्स होते हैं वो क्रोम पे काम नहीं करते हैं, लेटेस्ट क्रोम वर्जन पे, ठीक है। सो दीज आर द वेब ब्राउजर्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, सफारी, दीज आर द वेब ब्राउजर्स व्हिच आर यूज्ड फॉर ई प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। ई पब्लिशिंग सभी पे चल जाएगा, ई प्रोक्योरमेंट के लिए ये 3 इंपॉर्टेंट वेब ब्राउजर्स होते हैं, ठीक है। द डीएससी ड्राइवर शुड बी इंस्टॉल ऑन योर सिस्टम, ठीक है। जब तक डीएससी के ड्राइवर आपके इंस्टॉल नहीं होंगे तब तक आपकी डीएससी उस पे एक्टिव नहीं होगी। तो ड्राइवर्स अपने आप इंस्टॉल करते हैं, प्लग इन प्ले होते हैं, कुछ में मैनुअली करना होता है, ठीक है। जैसे आपकी जो एनकोड की डीएससी थी, एनकोड की अगर डीएससी आपको इशू हुई है सेफनेट की, तो उसमें आपको मैनुअली करना होता है, ठीक है। अभी जो रिसेंटली हुई है ई पास की, उसमें वो प्लग इन प्ले होते हैं, वो ऑटोमेटिकली ऑटो अपडेट कर देते हैं। The second requirement for e-procurement is enrollment in CEEE। फर्स्ट, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट को इनरोल होना है CEEE पे, उसके लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का एक फॉर्म दिया जाएगा, ठीक है। आपको वो फिल करके, या जो भी आपके डायरेक्टर या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होंगे उनको फिल करके वो एनआईसी को सबमिट करना होगा। देन नोडल ऑफिसर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड बाय एनआईसी। जब नोडल ऑफिसर क्रिएट हो जाएंगे तो उसके बाद में वो डिपार्टमेंट के यूजर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप इस पे काम नहीं कर सकते। डिजिटल साइनिंग सर्टिफिकेट इज मैप फॉर यूजर। ई प्रोक्योरमेंट में काम करने के लिए आपको 2 वे ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो डीएससी जब तक आपके पास नहीं होगी, आपकी डीएससी आपकी यूजर अकाउंट से मैप नहीं होगी, तब तक आप इस पे काम नहीं कर सकते। दिस इज द नोडल ऑफिसर अकाउंट फॉर्म। आप जो है इसमें सारी डिटेल फिल करके उसे एनआईसी को सबमिट कर सकते हैं। एंड दिस इज द यूजर अकाउंट फॉर्म। आपको यहाँ पे अपनी सारी डिटेल फिल करनी है, जो भी आप मेल आईडी ऑफिशियल यूज करते हैं, ठीक है।
इन केस अगर आपके पास ऑफिशियल नहीं है तो उस केस में आप जो है ना अपनी जीमेल या याहू डोमेन की मेल आईडी यूज कर सकते हैं, बट फर्स्ट आपको एनआईसी डोमेन की मेल आईडी ही इसमें यूज करनी है, ठीक है। लास्ट में आपको यहाँ पे टेंडर क्रिएटर, पब्लिशर, बिड ओपनर और इवैल्यूएटर, ये आपको रोल असाइन होते हैं। तो आपको इसमें से कोई भी एक या जो है ना वन या मोर देन वन आपको यहाँ पे रोल सेलेक्ट करने होते हैं, ठीक है। जब तक आप ये रोल सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपको आपके ऑपरेशंस आपके पोर्टल पे अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है। दीज आर द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। जब आप कोई भी टेंडर क्रिएट करते हैं तो आपकी यही 4 सेक्शन में आपके टेंडर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज एनआईटी, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, ठीक है। एनआईटी में क्या होता है कि आपका कंपेंडियम होता है पूरे के पूरे टेंडर डॉक्यूमेंट का, ठीक है। आपका जितना भी लाइक दिस, ये आपकी जो क्रिटिकल डेट्स हो गई, ईएमडी हो गई, टेंडर कॉस्ट हो गई, आपका टाइम अलाउड, सो इट इज अ एब्रिविएशन ऑफ योर टेंडर डॉक्यूमेंट। आपका जितना भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है टेंडर डॉक्यूमेंट की, उसकी जो मेजर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होती है वो आपकी एनआईटी में होती है। एनआईटी जनरली आपकी 1 या 2 पेज की होती है, ठीक है। द सेकंड वन इज टेंडर डॉक्यूमेंट। टेंडर डॉक्यूमेंट में आपकी जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पर्टिकुलर टेंडर, वो सारी की सारी आपके टेंडर डॉक्यूमेंट में होती है, ठीक है। आपका अगर टेंडर की कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट आपकी छोटी है, ठीक है ना, मतलब लो वैल्यू का टेंडर है, तो उस केस में आपका एनआईटी और टेंडर डॉक्यूमेंट विल बी द सेम, ओके। द थर्ड वन इज अ बीओक्यू। बीओक्यू होता है कि जिसमें आप अपने रेट कोड करने के लिए सारे के सारे अपने आइटम का डिस्क्रिप्शन देते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड बिल ऑफ क्वांटिटी, शेड्यूल, प्राइस बिड, फाइनेंशियल बिड, कोटेशन। दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ बिल ऑफ क्वांटिटी। एंड द लास्ट वन इज अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स मांगने हैं, उसका वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उसका आईटीआर, ठीक है ना, वो सब आप अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में मांग सकते हैं। These are the tender डॉक्यूमेंट, जो वो कुछ इस तरीके से समराइज होगा, ठीक है ना। इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, जैसा आप बनाते आ रहे हैं आप उसे वैसा ही बनाते रहिए, ठीक है। बट उसका स्कैन कॉपी आपको सिस्टम पे अपलोड करनी होती है, ठीक है। दिस इज द बीओक्यू, दिस इज वन ऑफ द टेम्पलेट दैट वी आर यूजिंग इन आवर पोर्टल। दिस वन इज कॉल्ड आइटम रेट, ठीक है। सो ये आपकी वो बीओक्यू होती है। इसमें यहाँ पे आप अपने आइटम का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटी होगी, यूनिट्स होगी, और यहाँ पे आप बिडर, जो ये रेड कॉलम्स होते हैं, सॉरी ये जो ग्रीन कॉलम्स होते हैं, इसमें बिडर आपको रेट कोड करके देता है, ठीक है। यदि फर्स्ट, सबसे पहले जब भी आप बीओक्यू डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद आपको रिव्यू में जाएंगे आप यहाँ, दिस वन ऑप्शन है, ठीक है। ये आप रिव्यू में जब जाते हैं तो रिव्यू में जाने के बाद पहले अपनी बीओक्यू को अनप्रोटेक्ट करते हैं विद द पासवर्ड ऑफ टेस्टिंग। स्मॉल केस में होता है टेस्टिंग, बाय डिफॉल्ट पासवर्ड होता है उसका, ठीक है। आफ्टर एडिटिंग इन बीओक्यू, जब भी आप अपनी बीओक्यू में एडिटिंग कर लेते हैं या अपने पर्टिकुलर टेंडर के अकॉर्डिंग उसको सूट कर लेते हैं, तो उस केस में आप अपना मैनुअल पासवर्ड उसमें कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 मत डालना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पासवर्ड होता है तो सभी को पता होता है। आप अपना कुछ भी जो सिक्योर पासवर्ड होता है वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। डालने के बाद में अपनी बीओक्यू को आप प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट करने के बाद आप उसको वैलिडेट करते हैं। इन केस अगर आपकी बीओक्यू में कोई भी एरर होती है तो वो वैलिडेशन प्रोसेस में वो रिफ्लेक्ट हो जाती है आपको। देन यू हैव टू बी रेक्टिफाई योर बीओक्यू। आफ्टर सक्सेसफुल ऑफ द वैलिडेशन आप अपनी बीओक्यू को उसमें अपलोड कर देते हैं, ठीक है। अगर आपकी बीओक्यू कंपाइल नहीं हुई है, इन दैट केस आपके कंपैरेटिव चार्ट में कुछ ना कुछ एरर जरूर आएगी, ठीक है। दिस इज द एंड ऑफ सेशन 2। ठीक है। अब आप लोगों का काम यहाँ से स्टार्ट होता है। This is the content of the e-procurement module. The first one is login, getting started, tender creation, basic detail, cover detail, NIT documents, adding work item details. ठीक है। These are the contents of the portal. Okay. So let's go. In the Central Public Procurement Portal, eprocure.gov.in जब आप टाइप करें तो उसके बाद आपके पास ये पेज ओपन हो गया। Then you have to select the one module, e-publishing, either e-publishing or e-procure। जब आप e-procure सेलेक्ट करते हैं, देन ये आपके सामने स्क्रीन प्रॉम्प्ट होके आती है, ठीक है। In that screen, you have to be mention your login ID and your password, okay।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी इनरोल ऑन द सिस्टम। जब आप इनरोल हो जाएंगे तभी आपको यहाँ पे रोल असाइन होंगे। रोल असाइन होंगे तो आपको टेंडर क्रिएटर का रोल मिला है, तो आप यहाँ पे टेंडर क्रिएट करने के लिए एलिजिबल होते हैं। इन दैट केस आपको यहाँ पे अपनी लॉगिन आईडी डालनी होगी, पासवर्ड डालना होगा, देन क्लिक ऑन लॉगिन। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे एक वार्निंग, सिक्योरिटी वार्निंग आती है। ठीक है ना, इस सिक्योरिटी वार्निंग पे यहाँ पे आप चेकबॉक्स को सिलेक्ट करते हैं, आई एक्सेप्ट। ठीक है, देन क्लिक ऑन रन। ये एवरी टाइम आएगी, जब भी आप लॉगिन करेंगे हर टाइम आएगी। ठीक है, अगर इनकेस ये अगर सिक्योरिटी वार्निंग नहीं आती है तो इसका मतलब आपका जो जावा का वर्जन है वो आपका अपडेटेड वर्जन नहीं है। ठीक है, जैसे ही आपका ये हो जाता है तो फर्स्ट लॉगिन आप कर चुके होते हैं, दिस इज द सेकंड लॉगिन, दिस इज द डीएससी लॉगिन। ये आपका टू वे ऑथेंटिकेशन में सेकंड लॉगिन होता है। इस लॉगिन में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना होता है। ठीक है, ये 8 डिजिट पासवर्ड होता है, आपकी डीएससी का पिन होता है। ठीक है, देन क्लिक ऑन ओके। जैसे ही आप ओके करते हैं तो आपका ये पोर्टल ओपन हो जाता है। ठीक है, ये आपका डैशबोर्ड होता है, इसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन होते हैं, द मास्टर मैनेजमेंट, यूजर मैनेजमेंट, टेंडर मैनेजमेंट, बिड ओपनर। जो भी आपको रोल्स अवेलेबल होंगे अकॉर्डिंग टू आपके रोल्स यहाँ पे आपको ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। यहाँ पे अगर मैं इन यूजर की बात करूँ तो प्रोक्योरमेंट ऑफिसर एडमिन विच इज कॉल्ड टेंडर क्रिएटर, प्रोक्योरमेंट ऑफिसर ओपनर, प्रोक्योरमेंट ऑफिसर इवैल्यूएटर, प्रोक्योरमेंट ऑफिसर पब्लिशर एंड डिपार्टमेंट रिपोर्ट्स। इनको सारे रोल असाइन हैं, इसलिए यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अगर आपको सिर्फ बिड ओपनर का रोल असाइन है तो देन टेंडर मैनेजमेंट सेगमेंट विल बी डिसेबल फ्रॉम योर पोर्टल। इन दैट केस सबसे पहले टेंडर क्रिएट करने के लिए आपको टेंडर मैनेजमेंट सेगमेंट में टेंडर लिस्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप टेंडर लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने पूरी की पूरी जो है लिस्ट विजिबल हो जाती है। इसमें आपके जो लेटेस्ट 20 टेंडर होते हैं वो आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, जो आपके पब्लिश हो चुके होते हैं, पब्लिश होने होते हैं, जो आपने क्रिएट करे हैं पर अभी तक पब्लिश नहीं किए हैं, ठीक है, वो सारे के सारे आपको अवेलेबल होते हैं। अगर किसी भी टेंडर के सामने डिलीट का चेकबॉक्स अवेलेबल है, दैट मीन्स वो टेंडर आपका अभी तक पब्लिश नहीं हुआ। ठीक है, अगर चेकबॉक्स अवेलेबल नहीं है तो इट मीन्स कि वो टेंडर आपका पब्लिश हो चुका है। नया टेंडर क्रिएट करने के लिए आप लास्ट में जाएंगे क्रिएट न्यू कॉल फॉर टेंडर। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे 3 सेक्शन ओपन होके आते हैं आपके सामने। द फर्स्ट वन इज बेसिक डिटेल, सेकंड वन इज कवर डिटेल एंड द थर्ड वन इज एनआईटी डॉक्यूमेंट। बेसिक डिटेल में आप उसकी बेसिक इंस्ट्रक्शन देते हैं। इन दैट फेज यहाँ पे आप अपने टेंडर का फॉर्मेट डिजाइन करते हैं पूरा का पूरा। फर्स्ट वन इज टेंडर रेफरेंस नंबर। टेंडर रेफरेंस नंबर होता है आपका फाइल नंबर। किसी भी टेंडर के लिए आप अपने डिपार्टमेंट में जो फाइल मूव करते हैं तो उसका रेफरेंस नंबर ही आपका फाइल नंबर होता है। टेंडर टाइप, टेंडर टाइप, these are the types of tender, expression of interest, limited, open, open limited, single, test। ठीक है, these are the types of the tenders। अगर आप ओपन करना चाहते हैं अपने टेंडर को, ओपन मींस ओपन फॉर ऑल, उसके लिए कोई भी बिडर्स बिड कर सकता है। लिमिटेड के केस में ये होगा कि सिर्फ लिमिटेड बिडर्स उसके लिए बिड कर सकते हैं। ठीक है, these are the form of contract, fixed rate, item rate, lump sum, multi stage, percentage, piecework, quality control based selection, services supply, tender cum auction, turnkey। ठीक है, these are the type of the contract कि आपका जो टेंडर है वो किस टाइप का है। ठीक है, कि आप आइटम रेट चूज कर रहे हैं या लमसम अमाउंट में कर रहे हैं या मल्टी स्टेज का है कि पहले फेज में कंप्लीट होने के बाद उसका सेकंड फेज स्टार्ट होगा। ठीक है, या फिर आप परसेंटेज में डिसाइड कर रहे हैं उसके काम को। पीस वर्क में कंप्लीट यू जस्ट सिलेक्ट द पीस ऑफ द कंप्लीट सेट। देन क्वालिटी कंट्रोल बेस्ड सिलेक्शन हो गया। ये सर्विसेज आपको रिक्वायर्ड है, सप्लाई और बाई। ओके, सप्लाई द फर्स्ट इसमें पहले सप्लाई ऑप्शन अवेलेबल था, अब उसको चेंज करके बाई ऑप्शन कर दिया गया है। जब भी आप ई प्रोक्योरमेंट में काम करेंगे तो वहां सप्लाई की जगह आपको बाई मिलेगा। ठीक है, देन नंबर ऑफ कवर्स। नंबर ऑफ कवर से मतलब होता है नंबर ऑफ एनवेलप्स। अगर आप ट्रेडिशनली देखें तो आपके पास जो बिड आती है वो आपके एनवेलप्स में पैक होके आती है। ठीक है, सो इन दैट केस यहाँ पे हम एनवेलप्स को कवर बोलते हैं। आपको जो बिड चाहिए, बिडर से जो आपको बिड रिक्वायर्ड है वो आपको कितने कवर्स में चाहिए, 1 2 3 4। एक कवर में ही आपको दोनों की दोनों चाहिए, प्राइस बिड और टेक्निकल बिड। 2 कवर्स में मींस जो आपको 2 पैकेट चाहिए अलग अलग, टेक्निकल अलग और प्राइस बिड अलग। ठीक है, 3 कवर में चाहिए या 4 कवर में चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आपके टेंडर आप उसको चूज कर सकते हैं। देन टेंडर कैटेगरी। टेंडर कैटेगरी मींस आई इन द वेरी स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था कि इसमें 3 टाइप होती है, गुड्स, सर्विसेज और आपका वर्क्स। आप यहाँ से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं।
Then account type head. Since you are the part of central government head, then you have to choose central government funded. अगर आप स्टेट का होते तो आपको स्टेट का डालना, देन अगर आप PSUs हैं तो आपको अदर्स पे करना होता है, ठीक है। देन नंबर ऑफ बिड ओपनर, जब आपकी टेक्निकल बिड ओपन होगी तो उस टाइम पे आपके बिड ओपनर्स कितने प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ DSC और आपकी लॉगिन आईडी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो these लेफ्ट साइड में जितने भी होंगे वो आपके मिनिमम ऑप्शंस होंगे और राइट हैंड साइड में जितने भी होंगे वो मैक्सिमम होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन इज 2 of 4, आप कोई भी 4 बिड ओपनर सिलेक्ट करेंगे तो उसमें से कोई भी 2 अवेलेबल होने चाहिए एट द टाइम ऑफ टेक्निकल बिड ओपनिंग। 2 of 3, 3 of 3 एंड 2 of 2। 2 of 2 ये द मोस्ट क्रिटिकल ऑप्शन होता है, ठीक है। 2 of 4 सबसे रिलैक्सेशन ऑप्शन। अगर आप मल्टी करेंसी ऑफ BOQ, देयर इज अ प्रोविजन इन द मल्टी करेंसी फॉर BOQ। अगर सपोज अगर आप मल्टी करेंसी चूज नहीं करते हैं BOQ के लिए, देन इट विल बी द INR। लेकिन अगर आपको मल्टी करेंसी चूज करनी है BOQ के लिए, सो आप यहाँ से मल्टी करेंसी चूज कर सकते हैं कि आपको जो बिडर रेट कोट करके देंगे वो आपको डॉलर में देंगे, यूरो में देंगे, या फिर आपको ऑस्ट्रेलियन डॉलर या इजिप्ट पाउंड में देंगे। इन केस अगर आप कोई भी सिलेक्ट नहीं करते तो वो आपको INR में देंगे। देन क्लिक ऑन सबमिट। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो ऑटोमेटिकली आपकी सेव हो जाती है। आप उसे दोबारा भी देखेंगे तो वो आपको दोबारा वहीं से स्टार्ट होके मिलेगी। These are the cover detail। क्योंकि आपने वहाँ पे 2 कवर सेलेक्ट किए थे तो यहाँ पे कैटेगराइज होकर 2 कवर आ गए। अब आपको इसमें बताना है कि आपको फर्स्ट कवर में क्या क्या रिक्वायर्ड है, सेकंड कवर में आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो बिडर आपको उसी फॉर्मेट में आपको बिड सबमिट कर देगा। तो फर्स्ट कवर में सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट का डिस्क्रिप्शन देते हैं कि आपको पहले क्या चाहिए, फर्स्ट कवर में आपको क्या रिक्वायर्ड है। देने के बाद में स्कैन कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ टेंडर फी एंड DMD। आप यहाँ से उसकी टाइप सेलेक्ट करते हैं कि आपको PDF में चाहिए, JPG में चाहिए, RAR में चाहिए। जो भी PDF यहाँ पे जो भी फॉर्मेट आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो उसी फॉर्मेट में बिडर आपको अपनी बिड सबमिट करेगा। आपने PDF सिलेक्ट किया, सेव किया, ये आपका यहाँ पे कवर कंटेंट में आपका ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए फर्स्ट कवर में सब डॉक्यूमेंट्स का आप डिस्क्रिप्शन देंगे, यहाँ पे उसका फॉर्मेट देंगे और उन्हें सेव कर दीजिएगा, ठीक है। इन दैट केस अगर आपने डिस्क्रिप्शन बाय मिस्टेक आपने कोई भी डिस्क्रिप्शन दे दिया और आप उसको डिलीट करना चाहते हैं, देन यू चेक ऑन द डिलीट चेक बॉक्स। आपको डिलीट चेक बॉक्स पे क्लिक करना होगा, देन क्लिक ऑन डिलीट ऑप्शन। वो ऊपर आपको एक वार्निंग देगा, ठीक है, कि आप एक आइटम डिलीट करना चाह रहे हैं, ठीक है। इफ यू आर ओके विद दैट देन क्लिक ऑन ओके। क्लिक ऑन ओके के बाद में आपके पास में जो मैसेज आएगा कि आपका ये रिकॉर्ड पोर्टल से हटा दिया गया, ठीक है। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। जितना भी डिस्क्रिप्शन आपको देना है आप देते रहिए और साथ के साथ उनको सेव करते रहिए, ठीक है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो कंप्लीट डिटेल्स आपको अवेलेबल हो जाएगी कि आपने पहले कवर में आपने 4 डॉक्यूमेंट का डिस्क्रिप्शन दिया, ठीक है। इन द सेकंड पैकेट यू क्लिक ऑन क्लिक ऑन द आइकन ऑफ द पैकेट। उसमें आप डॉक्यूमेंट का डिस्क्रिप्शन देते हैं। सेकंड पैकेट में हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड प्राइस बुक या BOQ, ठीक है। सेकंड पैकेट में होगा और उसका फॉर्मेट हमेशा आपका एक्सेल में रहेगा, ठीक है। ये प्री डिफाइंड फॉर्मेट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे सेव कर सकते हैं। इन केस अगर आपको प्राइस बिड से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपको चाहिए तो आप दे सकते हैं इसमें, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में 99% केसेस में सिर्फ और सिर्फ आप एक ही डॉक्यूमेंट रखते हैं कवर में, दैट इज प्राइस बिड। देन नेक्स्ट। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे देन यू हैव टू स्विच ऑन NIT डॉक्यूमेंट डिटेल, ठीक है। नोटिस इनवाइटिंग टेंडर डॉक्यूमेंट आप पहले से बना के रखेंगे, स्कैन करके अपने सिस्टम में सेव रखेंगे। सेव करने के बाद आपको इसमें सिर्फ अपलोड करना होता है। क्लिक ऑन अपलोड। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन देंगे, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर फॉर सप्लाई ऑफ आइटम टू द कंप्यूटर लैब। आप बताते हैं कि आप नोटिस इनवाइटिंग टेंडर जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो किस टेंडर के लिए दे रहे हैं, ठीक है। देन यू क्लिक ऑन ब्राउज ऑप्शन, ये आपका ब्राउज ऑप्शन होता है, ठीक है। आप क्लिक करेंगे तो ये आपका ब्राउज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे भी आपने स्कैन करके अपनी NIT डॉक्यूमेंट को सेव रखा हुआ है वहां से आप अपने डॉक्यूमेंट को उठाएंगे। देन साइन ऑन, ये जो साइन हो रहे हैं ये आपके डिजिटली साइन हो रहे हैं, ठीक है। आप ओके करेंगे,
मैसेज आएगा आपके पास में कि आपकी जो फाइल है वो साइन हो गई। देन क्लिक ऑन सेव। ठीक है, सेव होने के बाद में आप वेरीफाई करेंगे उसको। ठीक है, दिस इज द स्क्रूटनाइज प्रोसेस कि आपको देखेंगे कि जो एनआईटी डॉक्यूमेंट है वो आपने एग्जैक्टली जो आपने बनाया है वही आपने अपलोड किया है या नहीं किया। ठीक है, तो देन क्लिक ऑन, अगर आप साइनिंग प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं तो किसने साइन किया है तो देन क्लिक ऑन हियर, आप यहाँ से साइनिंग देख सकते हैं। अदरवाइज आपको बीओक्यू एनआईटी डॉक्यूमेंट देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो ये आपका डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएगा आपके सिस्टम पे। देन आप उसको चेक करने के बाद में सेव कर सकते हैं। डाउनलोड होने के बाद में ये आपका एनआईटी डॉक्यूमेंट आ जाता है और ये डिजिटली साइन हो जाते हैं। ठीक है, ये सिस्टम साइन करके देगा आपको डिजिटली। आफ्टर वेरीफाइंग आप जो है ना चेकबॉक्स पे क्लिक करते हैं और सेव करते हैं। जो एक्शन वेरीफाई था वो आपका वेरीफाइड हो जाता है, आपने अपनी एनआईटी वेरीफाइड कर ली है। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट होने के बाद में आपके सामने ये ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। वर्क आइटम डिटेल्स, फी डिटेल्स, क्रिटिकल डेट, बिड ओपनर, वर्क आइटम डॉक्यूमेंट्स एंड अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब आप यहाँ पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे अपने टेंडर की। पहले सबसे पहले आप अपना टेंडर का टाइटल देंगे कि आपका जो टेंडर आप फ्लोट करने जा रहे हैं तो उसका टाइटल क्या है। ठीक है, सप्लाई ऑफ आइटम्स है, उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन देंगे। टाइटल में आपकी कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं चलते। सपोज एंड कैरेक्टर हो गया या आपका कोमा हो गए तो वो आपके इसमें नहीं चलते। ठीक है ना, आप फिल करने के बार बार नेक्स्ट करते रहेंगे तो वो पेज आपका एज इट इज यहीं पे रहेगा। ठीक है, तो बेटर है कि आप उनको अवॉइड करिए। वर्क आइटम डिटेल्स देते हैं। देन प्री क्वालिफिकेशन डिटेल, अगर आपके टेंडर के रिगार्डिंग कोई प्री क्वालिफिकेशन है देन आप यहाँ पे उसको शो कर सकते हैं। उसके बाद में प्रोडक्ट कैटेगरी, यहाँ से आप अपनी सिलेक्ट करते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपने गुड्स सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे गुड्स के ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। अगर आपने सर्विसेज सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे सर्विसेज के ऑप्शन सेलेक्ट होंगे अवेलेबल होंगे। अगर आपने यहाँ पे वर्क सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे वर्क्स के ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। सो यू हैव टू चूज वन ऑप्शन देयर। देन अगर आपको नहीं मिला कोई भी ऑप्शन, इन दैट केस या तो आप अदर्स डाल दीजिए या मिसलेनियस डाल दीजिए। ठीक है, जब भी आप डाल देंगे तो उसके बाद प्रोडक्ट सब कैटेगरी में उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट टाइप आप बताइए कि आपका टेंडर है, इम्पेलमेंट है या फिर आपका रेट कॉन्ट्रैक्ट है। देन यू हैव टू फिल द टेंडर वैल्यू, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द टेंडर। अगर आप चाहते हैं कि आपके टेंडर की कॉस्ट विजिबल हो सबको तो आप अपना यहाँ पे उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट डाल दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि वो किसी को विजिबल ना हो तो इन दैट केस आपको यहाँ पे 0 डालना है। ठीक है, देन बिल डेट डिटेल्स, ये बाय डिफॉल्ट 90 डेज होती है। ठीक है, और ये अप टू टेंडर्स होती है कि आप इसे वेरी कर सकते हैं। ठीक है, इसको डिक्रीज करना है तो डिक्रीज कर दीजिए, इंक्रीज करना है तो इसको इंक्रीज कर दीजिए। ठीक है, कैलेंडर कंप्लीशन और डिलीवरी पीरियड इन, आपका टेंडर आपको कितने पीरियड में कंप्लीट चाहिए। ठीक है, वो ड्यूरेशन आप यहाँ पे डालते हैं। यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन टाइम के अकॉर्डिंग होती है वो सारी की सारी आपकी डेज में होती है, कोई भी आपका ईयर्स में नहीं होता है। ठीक है, शुड अलाउ जनरल टेक्निकल इवोल्यूशन, अगर आपको करनी है ये जनरल टेक्निकल इवोल्यूशन आइटम वाइज इवोल्यूशन होती है। अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हैं, नहीं करनी है तो आप इसको डिसेबल कर रखते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये नो ही रहती है। ये जो कंप्लीशन इसका कोई मिनिमम पीरियड होता है या जो मर्जी हिसाब से करते हैं? कंप्लीशन टेंडर का जो कंप्लीट प्रोसेस है उसका कोई मिनिमम पीरियड 6 मंथ के अंदर आपको जो है ना अपना टेंडर पूरा कंप्लीट करना होगा। ठीक है, अच्छा, पब्लिश से जो लास्ट डेट पब्लिशिंग से और एओसी का। ठीक है, ये पब्लिशिंग और जो भरने का जो लास्ट डेट है वो उसमें कितना ड्यूरेशन होता है? इसमें पब्लिश कर दिया और पब्लिश करने की जो नहीं वो टेंडर बिडर को भरने के लिए लास्ट डेट देते हैं तो उसमें कितना दिन होना चाहिए? बाय डिफॉल्ट 21 डेज देते हैं। ठीक है ना, लेकिन ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप 21 से कम भी दे सकते हैं। हाँ दे सकते हैं। वो शॉर्ट टर्म के नोटिस होते हैं जिसमें 3 दिन का भी पीरियड होता है। ठीक है, 3 दिन से कम नहीं दे सकते, ये मिनिमम है। और नॉर्मली 21 डेज, नॉर्मली बाय डिफॉल्ट होता है 21 डेज। ये कोई स्पेसिफिक नहीं होता है कि आपको देना ही देना होता है। ठीक है ना, ये तो आप चाहते हैं कि जितना उसको टाइम मिलेगा उतना जो है ना आपके पास में नंबर ऑफ बिड ज़्यादा आ सकती है। ठीक है ना, तो ये 21 डेज इज सफिशिएंट फॉर दैट। 21 डेज जीएफआर के नियम के हिसाब से टेंडर के हिसाब से अलग-अलग डेज होते हैं कि आपको हाँ, अपना मिनिमम पीरियड दे देना है। इसलिए मैं बता रहा हूँ ना कि वो शॉर्ट टर्म में आप 3 दिन भी दे सकते हैं। ठीक है ना, वो शॉर्ट टर्म टेंडर से 3 दिन से कम नहीं दे सकते। ये प्री क्वालिफिकेशन डिटेल क्या है? प्री क्वालिफिकेशन डिटेल्स होती हैं जैसे कुछ यूजर्स होते हैं। ठीक है ना,
कुछ बिल्डर्स होते हैं तो वो प्री क्वालिफाइड होने चाहिए। सपोज आपको जो टेंडर आपको करना है, ठीक है ना, आप चाहते हैं कि एटलीस्ट उनके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है ना, वही बिल्डर्स इसमें कोट करें, तो देन यू हैव टू बी फिल प्री क्वालिफिकेशन की आपके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली देन यू हैव टू बी गिव द लोकेशन डिटेल कि आपका टेंडर कहाँ पे कंप्लीट हो, ठीक है। तो इट्स अ डिपार्टमेंट एड्रेस कि आपको टेंडर यहाँ पे चाहिए, जैसे स्टेशनरी है तो वो आपको कहाँ पे चाहिए, किसी इंस्टीट्यूट में चाहिए या कहीं भी किसी भी चीज़ के लिए लोकेशन चाहिए। पिन कोड आप देते हैं। प्री बिड मीटिंग, अगर आप पर्टिकुलर टेंडर के लिए प्री बिड मीटिंग कंडक्ट करना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पे देना होगा, ठीक है। अगर आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पे प्लेस और उसका टाइम देना होगा। अगर आप नो करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाते हैं, ठीक है। बिड ओपनिंग प्लेस आप बताते हैं कि आपकी बिड कहाँ पे ओपन होगी, ठीक है। ऊपर जो ऑप्शन था वो आपका टेंडर कहाँ पे कंप्लीट होगा, नीचे जो ऑप्शन है ये आपका बताता है कि आपको बिड कहाँ पे ओपन करनी है, ठीक है। सपोज आपको टेंडर जो है ना आपके इंस्टीट्यूट में रिक्वायर्ड है कि आपको डिलीवरी वहीं पे चाहिए, ठीक है, बट आप टेंडर अपना हेडक्वार्टर में ओपन करते हैं। इसे 250 कैरेक्टर्स लिखे आ रहे हैं देखिए, तो इससे हाँ, ज़्यादा नहीं डाल सकते इससे क्या? ज़्यादा ये इसकी लिमिटेशन है कि आपको जो भी जो है ना इन्फॉर्मेशन डालनी है वो 250 कैरेक्टर्स में डालनी है, ठीक है। ये इनवाइटिंग ऑफिसर है। टेंडर क्लास इसमें पहले जो कैटेगराइज किया गया था वो क्लास ए क्लास बी क्लास इस तरीके से कैटेगराइज किया गया था अकॉर्डिंग टू द टेंडर कॉस्ट। एक क्लास के जो टेंडर थे वो 10 करोड़ से बहुत टेंडर्स थे, ठीक है ना। अभी ऑप्शन इसमें डिसेबल कर दिया गया है। अब इसमें दो ही ऑप्शन आपको मिलेंगे, एज पर टेंडर डॉक्यूमेंट और ऑल, ठीक है ना, दो ही ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं, तो आपको चूज करना है एज पर टेंडर डॉक्यूमेंट। इनवाइटिंग ऑफिसर, उसका यहाँ पे डेजिग्नेशन आपको मेंशन करना है, ठीक है। उस किसी का भी जो ऑफिसर्स होते हैं उसका नाम नहीं मेंशन करते अपार्ट फ्रॉम बिड अपने प्लेटफॉर्म। यहाँ पे सबका आपको डेजिग्नेशन मेंशन करना होता है और जो भी एड्रेस होगा वो आपका ऑफिशियली एड्रेस होगा। इनवाइटिंग ऑफिसर का एड्रेस जो होगा वो आपका ऑफिशियली होता है, ठीक है। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। जैसे ही आप नेक्स्ट पे जाते हैं तो देन यू हैव टू बी फिल फी डिटेल्स। आपको यहाँ पे अपनी फी डिटेल मेंशन करनी होती है। टेंडर फी जो होती है वो उसके सामने आपका जो होता है टेंडर फी, यहाँ पे आपका जो ऑप्शंस होता है ये ऑप्शनल होती है। कुछ टेंडर्स में आप टेंडर फी आप मानते हैं, कुछ टेंडर्स में आप नहीं मानते, ठीक है। टेंडर फी नॉन रिफंडेबल होती है, जो बिडर आपको देगा वो नॉन रिफंडेबल होगी। ईएमडी आपकी रिफंडेबल होती है, जो आपका एलिजिबल बिडर होगा उसकी आप ईएमडी कैप्चर करेंगे, रेस्ट ऑफ द आप रिफंड कर देंगे, ठीक है। जैसे आप टेंडर फी सिलेक्ट करते हैं देन यू हैव टू बी, अगर आपने सिलेक्ट किया है तो आपको बताना होगा कि किसके फेवर में होगी, किसके फेवर में पेबल एट एंड पेबल फॉर, ठीक है। अगर आपने नहीं सिलेक्ट किया तो वो ऑटोमेटिकली आपकी डिसेबल हो जाती है। देन ईएमडी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, इसमें दो मोड दिए गए हैं, फिक्स्ड और परसेंटेज। परसेंटेज में अगर परसेंटेज में आपको ईएमडी सिलेक्ट करनी है तो आपको टेंडर की एस्टिमेटेड कॉस्ट मेंशन करनी है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप 5% 2% आप जो है यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन अगर आप फिक्स करना चाहते हैं तो आप फिक्स्ड ऑप्शन सेलेक्ट करिए और यहाँ पे आप अपना आइटम दे सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने टेंडर फी सिलेक्ट की तो ये बता दिया इसने पेबल टू एंड पेबल है। अगर आप सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाते हैं, ठीक है। ईएमडी मैंडेटरी होती है, आपको बताना होता है। इन केस अगर आप ईएमडी चार्ज नहीं करते तो उसके केस में भी आपको जीरो इसमें फिल करना होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑफलाइन इंस्ट्रूमेंट दिया गया है और राइट नाउ द पेमेंट मोड जो सिस्टम पे है वो ऑफलाइन है, ठीक है। तो ऑफलाइन मोड आपको सिलेक्ट करने होते हैं, डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चेक्स, जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, बाकी सबको आप अनसेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये परसेंटेज है कि जैसे आप परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे, आपको 2% आपने सिलेक्ट किया तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके बता देगा कि ये आपकी, ठीक है। कुछ डिपार्टमेंट जो होते हैं वो एग्जेम्प्टेड होते हैं, ठीक है। ये कुछ बिडर्स ऐसे होते हैं जैसे आपकी NSIC हो गई, ठीक है, SME होती है कुछ जो आपके एग्जेम्प्टेड होती है EMD के लिए। तो अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं यस तो ये एग्जिबिशन उन पे अलाउ हो जाते हैं। इन दैट केस अगर आप नहीं चाहते कि सारे डिपार्टमेंट्स या सारे बिडर्स आपको EMD दें तो इन दैट केस आपको नो ऑप्शन चूज करना होगा। अगर आपने मल्टी करेंसी का सिलेक्ट किया है तो मल्टी करेंसी आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी, आपको बताना होगा कि आपको कौन सी मल्टी करेंसी में आपकी EMD या टेंडर फी रिक्वायर्ड है। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। ये होते हैं क्रिटिकल डेट्स। क्रिटिकल डेट्स के रिगार्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि ये सारी की सारी डेट आपके असेंडिंग ऑर्डर में होती है, ठीक है। कि ये क्योंकि ये हायरार्की बनाती है, सबसे पहले आपका टेंडर पब्लिश होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट डाउनलोड होंगे। जब डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएंगे देन उनमें क्वेरीज रेज होंगी।
जब क्वेरीज हो जाएंगी देन आप उनको क्वेरीज को शॉर्ट आउट करेंगे, शॉर्ट आउट करेंगे तो देन आप बिड सबमिशन स्टार्ट करेंगे। जब आप बिड सबमिशन स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद आप बिड को क्लोज करेंगे। बिड क्लोज करने के बाद में आप उसका ओपन करते हैं बिड को, ठीक है। सो दीज आर द हायरार्की ऑफ द डेट स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको बताना होगा पब्लिशिंग डेट। जो पब्लिशिंग डेट टेंडर पे होती है वो लास्ट होती है 6:55। उसके बाद आप कोई भी टेंडर सिस्टम पे आप फ्लोट नहीं कर सकते, वो फिर ऑटोमेटिकली आपका अर्ली इन द मॉर्निंग 9 बजे जो है ना साइट पे विजिबल होगा, ठीक है। जो लास्ट टाइम होगा वो 6:55 होगा, ठीक है। ओपनिंग और इवैल्यूएशन आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, वो आपकी 24/7 आवर्स अवेलेबल होती है। देन क्लिक आप जो है यहाँ से डेट सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद में आप यहाँ से टाइम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये सारी डेट्स होने के बाद में आप क्लिक और नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे जितने भी आपके डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के ओपनर्स होते हैं वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। आपको कोई भी जो भी ऑप्शंस आपने वहाँ पे चूज किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ओपनर सेलेक्ट करना है। अगर आपने 2/4 है तो आपको यहाँ एटलीस्ट 4 ओपनर सेलेक्ट करने होंगे, ठीक है। 2/3 है तो आपको 3 ओपनर सेलेक्ट करने होंगे। देन सेलेक्ट द ऑप्शंस एंड क्लिक ऑन सबमिट। सबमिट होने के बाद में यहाँ पे ये वर्क आइटम डॉक्यूमेंट्स होते हैं। बेसिकली आपके जो है ना 4 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अपलोड पे क्लिक करेंगे तो देन यहाँ से आप सिलेक्ट करते हैं BOQ, एडिशनल डॉक्यूमेंट, टेंडर डॉक्यूमेंट, ठीक है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट। टेंडर डॉक्यूमेंट आप उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं टेंडर डॉक्यूमेंट का, ऑलरेडी बना के स्कैन करके आप अपने सिस्टम में सेव रखेंगे। सेव करने के बाद आप सिर्फ ब्राउज करते हैं, ठीक है। ब्राउज करने के बाद आप यहाँ से टेंडर डॉक्यूमेंट उठाते हैं, देन साइन करते हैं। साइन करने के बाद आप पासवर्ड देते हैं, डिजिटली साइनिंग। एवरी टाइम जब भी आप साइन करेंगे तभी भी आपको पासवर्ड देना होगा। साइन करने के बाद आपके पास मैसेज आ जाएगा फाइल साइन सक्सेसफुल। आप ओके करते हैं, ओके करने के बाद सेव करते हैं। जब भी आप कोई भी चीज़ साइन करेंगे तो उसके बाद उसको वेरीफाई करना मैंडेटरी होता है, ठीक है। आप क्लिक करेंगे एक्शन पे, मैंडेटरी। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे के सारे आपको यहीं पे अपलोड करने होते हैं, वर्क आइटम डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। आप यहाँ पे आपने BOQ सेलेक्ट किया, देन आप ब्राउज करेंगे। ब्राउज करने के बाद में सिलेक्ट करेंगे, साइन करेंगे। साइन करने के बाद उसे सेव करते हैं, ठीक है। एडिशनल डॉक्यूमेंट अगर आपको डालने हैं तो वो भी आप यहीं पर डालेंगे, ठीक है। ब्राउज करते हैं, साइन करते हैं, सेव करते हैं, ठीक है। देन क्लिक ऑन सेव। दीज आर वेरीफाई पे चेक करना पड़ेगा। हाँ, ये वेरीफाई पे आपको चेक करना है, ठीक है। क्लिक करेंगे जैसे ही आप वेरीफाई पे, ठीक है। ये वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने विंडो ओपन हो गया, ठीक है। आप क्लिक करेंगे टेंडर डॉक्यूमेंट पे तो वो डॉक्यूमेंट आपका डाउनलोड हो जाएगा, तब आप उसे देख लेंगे कि ये आपने टेंडर डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, ठीक है। देखने के बाद आप उसे चेकबॉक्स पे क्लिक करते हैं, सेव करते हैं, एक्शन आपका वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस सभी में सेम होता है अपार्ट फ्रॉम BOQ, ठीक है। आप BOQ में जैसे करेंगे तो BOQ में आपको वेरीफाई जब करते हैं तो उसको कंपाइल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको ऑप्शन चूज करना होगा चेक BOQ। आपने जो BOQ को चेक किया है उसके बाद सिस्टम BOQ को चेक करता है। क्लिक ऑन चेक BOQ। BOQ चेक करने के बाद में यहाँ पे मैसेज आता है BOQ फॉर्मेट इज कंपाइल्ड। अगर आपकी BOQ कंपाइल नहीं हुई है उसके बावजूद अगर आपने टेंडर डाल दिया है, अपलोड कर दिया है, तो उसका BOQ कंपैरेटिव चार्ट में प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे आपके पास में मैसेज आएगा BOQ फॉर्मेट इज कंपाइल्ड, उसके बाद में आप यहाँ पे उसे देख भी सकते हैं, डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपने BOQ क्या अपलोड किया। ये आपकी वो BOQ होती है। देन क्लिक टू वेरीफाई एंड क्लिक ऑन सेव। सेव होने के बाद आपका वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। डॉक्यूमेंट को वेरीफाई जब तक आप वेरीफाइड नहीं करेंगे हर डॉक्यूमेंट्स को, तब तक वो आपको अगली विंडो पे नहीं दिखेगा। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो ये आपके OIDs होते हैं, अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। 3 डॉक्यूमेंट्स के अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपके अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। इसमें आपकी फाइनेंशियल डिटेल होते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी वगैरह जितनी भी आपको रिक्वायर्ड होती हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ पे अवेलेबल है। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, ठीक है। इन केस अगर आपको एडिटिंग करना है, ये अब आपने पूरा का पूरा अपने टेंडर्स की डिटेल्स इसमें फिल कर दी है। इन केस अगर आपको एडिटिंग करनी है तो आप अपने एडिट ऑप्शन पे जाएंगे और उसको एडिट कर सकते हो। इसे 3 कैटेगराइज में ये आपका जो टेंडर होता है वो 3 सेक्शन में डिवाइड हो जाता है। तो फर्स्ट वन इज आपकी कवर डिटेल, सेकंड वन इज NIT एंड थर्ड वन इज वर्क आइटम्स।
जिस सेक्शन में आपको एडिटिंग करनी है उस सेक्शन में जाके आप उसको आपको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। जब आप अपने पूरे सिस्टम का पूरे अपने टेंडर को इवैल्यूएट कर लेते हैं, देन क्लिक ऑन पब्लिश टेंडर। अब आप इस टेंडर को पब्लिश कर रहे हैं पोर्टल पे। आप पब्लिश टेंडर में जाएंगे, पब्लिश टेंडर में वही लिस्ट अवेलेबल होगी जो टेंडर आपको पब्लिश करनी है, ठीक है। देन क्लिक ऑन पब्लिश। पब्लिश करने के बाद आपको सारी डिटेल्स अवेलेबल हो जाएंगी। आप एक बार और स्क्रूटनाइज करेंगे, यहाँ पे स्क्रूटनाइज करने के बाद में लास्ट में जाएंगे पब्लिश टेंडर, ठीक है। देन क्लिक ऑन पब्लिश टेंडर। ये आपके पास में मैसेज आएगा, एक्नॉलेजमेंट आएगा कि आपका टेंडर पब्लिश हो गया है। जिस डेट एंड टाइम पे आपने दिया है उस डेट एंड टाइम पे वो पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैसेज आ जाएगा अगर आपको टेंडर को देखना है पब्लिशिंग में, ठीक है। अब आप उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते कोई भी, आप सिर्फ सिंपल उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो जाता है। जैसे जिस डेट एंड टाइम पे आपने दिया है उस डेट एंड टाइम पे ये आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। तब ये जो है ना जनरल यूजर्स के लिए अवेलेबल हो जाएगा, जनरल यूजर्स इसको एक्सेस कर सकते उससे हैं, पहले नहीं कर उससे पहले नहीं, ठीक है। अब इसमें कोई क्वेरीज? This is the next session for submission of bid, because when you floated your tender, then it's required the bid for completing the tendering process. जब तक इसको bid नहीं मिलेगी तब तक आपका टेंडर की साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। So it is the essential part of the tendering process, ठीक है। You are not the part of this bid submission process, but at least you should be aware of it. वो बाहर भी बहुत सारे रह गए, उनको पता नहीं होगा ये बट वो 10 मिनट का ब्रेक शायद आधे घंटे का सोच राकेश आ जाओ भाई जल्दी, और जब तो बुला लो शुरू हो जाएगा। लंच की लाइन में लग गए। आपको तो कोई भी Let's start. This is the bid making process. The first one, आप जब भी बिड लगानी होती है किसी भी बिडर को, तो मैनुअली तो वो आपको दे ही देता है हार्ड कॉपी में, लेकिन ई प्रोक्योरमेंट में वो आपको ऑनलाइन बिड देता है। ऑनलाइन बिड के लिए उसको भी यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड देना होता है। दोनों के लिए जो गेटवे होता है दोनों के लिए सेम होता है। जैसे आप लॉगिन आईडी देंगे बिडर, इन केस ऑफ बिडर, तो देन उसको भी अपनी डीएससी मेंशन करनी होती है। दिस इज द सर्टिफिकेट दैट इज अवेलेबल इन द बिडर साइड। यहाँ पे सिर्फ साइनिंग होगा आपके लिए, यहाँ पे साइनिंग और इंक्रिप्शन दोनों होता है, ठीक है। आप यहाँ पे लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद ये जो विंडो ओपन होके आती है ये बिडर यूजर अकाउंट की होती है, ठीक है। इसका जो रोल होता है वो टेंडर का होता है, ठीक है। इसमें तीन सेगमेंट होते हैं, यूजर मैनेजमेंट, बिड सबमिशन और एक्शन मैनेजमेंट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपने जितने भी एक्टिव टेंडर होते हैं उनको वो सर्च करता है, ये कंप्लीट लिस्ट सर्च करता है, ठीक है। अच्छा सर, बीडर जो होता है उसका अकाउंट की जो ये एनआईसी बनाती है वैसे अपने आप वो अपने आप करना है। जैसे आप जीमेल पे लॉगिन आईडी बनाते हाँ, हैं वैसे उसी तरीके से यहाँ पे वो अपने आप कंट्रोल कर लेता है। तो यहाँ पे वो अपने जो टेंडर जो अपने एक्टिव टेंडर होते हैं उनको सर्च करता है। सर्च करने के लिए वो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट, टोकन आईडी, कीवर्ड्स, किसी भी एक ऑप्शन या मोर देन वन ऑप्शन का यूज करके वो अपने टेंडर को सर्च कर सकता है, ठीक है। सपोज करिए उसने टेंडर आईडी से सर्च किया, सबमिट करेगा, ठीक है। तो टेंडर आईडी सबसे ऑथेंटिक ऑप्शन होता है क्योंकि वो पर्टिकुलर उसी टेंडर को फैच करता है। देन वो क्लिक करेगा चेकबॉक्स पे, यहाँ पे व्यू पे वो सबसे पहले देखेगा कि ये टेंडर है क्या। टेंडर देखने के बाद में वो चेकबॉक्स पे क्लिक करता है और उसको सेव कर लेता है, ठीक है। रैंडम लिस्ट से उठाता है और अपने सिस्टम में सेव करता है। सेव करने के बाद में उसके पास एक्नॉलेजमेंट आता है कि आपका ये जो टेंडर है, द टेंडर हैज बीन सेट एज योर फेवरेट सक्सेसफुली, कि अब आप इसके लिए बिड लगाने के लिए स्टार्ट कर सकते हो। देन गो टू द माई टेंडर्स। माई टेंडर्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद वो आपको टेंडर्स वहाँ पे विजिबल हो जाएगा। आप उसको व्यू करते हैं, व्यू करने के बाद उसकी सारी डिटेल्स जो डिपार्टमेंट से उसको रिक्वायर्ड होती हैं, सारी डिटेल्स को वो चेक करता है। चेक करने के बाद में नीचे आता है, देखने के बाद में वो यहाँ से अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको वो डाउनलोड करता है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेगा तो वो उसके डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड हो जाएंगे, सिस्टम में सेव करता है। यहाँ पे वो अपना नाम और यहाँ पे अपने रेट वो कोड कर देता है BOQ के अंदर, ठीक है। देन सेव करता है। सेव करने के बाद में प्रोसेस फॉर बिड सबमिशन स्टार्ट होगा।
ये गवर्नमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन होती है फॉर बिड मेकिंग प्रोसेस, उसको इनको एग्री करना होता है। जब तक वो एग्री नहीं करेगा तब तक वो आगे नहीं जाएगा। ठीक है, आई एग्री करता है, करने के बाद में नेक्स्ट करता है। ये यहाँ पे सबसे पहले वो अपना जो एनरोलमेंट टाइम पे उसका डिटेल्स होती हैं वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है उसको। अगर उसमें कुछ भी एडिटिंग उसको करनी है तो वो यहाँ पे अपनी एडिटिंग कर सकता है। सपोज उसको अपनी मेल आईडी या अपना कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करना है तो वो इस टेंडर के लिए कर सकता है। देन नेक्स्ट करने के बाद सबसे पहले फी, यहाँ पे वो सबसे पहले आपको टेंडर फी देते हैं। टेंडर फी चूंकि ऑफलाइन मोड होता है तो वो उसकी स्कैन कॉपी यहाँ पे अपलोड करता है। ठीक है, यहाँ पे वो इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करता है। यहाँ पे वही इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होंगे जो आपने अपने टेंडर में मांगे हैं। सपोज आपने अगर 4 इंस्ट्रूमेंट में आपने रिक्वायर्ड है तो डिमांड ड्राफ्ट, बैंक चेक, बैंक गारंटी, आरटीजीएस होगा, एनईएफटी वहाँ से डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करने के बाद वो इंस्ट्रूमेंट का नंबर देगा, रेफरेंस नंबर देगा अपने आरटीजीएस या एनईएफटी का। देन किस डेट में वो आपका इशू हुआ था वो उस डेट को यहाँ पे मेंशन करता है। मेंशन करने के बाद में वो यहाँ पे इसकी एक्सपायरी डेट देगा। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट की एक्सपायरी डेट, अमाउंट बताएगा। अमाउंट बताने के बाद में बैंक डिटेल देगा कि किस बैंक ने उसको इशू किया। ठीक है, देन क्लिक ऑन सेव। सेव करने के बाद वो यहाँ पे नीचे रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगर वो एडिटिंग करना चाहता है तो वो यहाँ पे अपनी एडिटिंग कर सकता है। देन इन केस ऑफ ईएमडी यहाँ पे एक विंडो प्रॉम्प्ट होती है, उसमें वो एग्जम्पशन के लिए पूछता है। अगर आपने एग्जम्पशन अलाउ किया है तो अगर तो बिडर से वो पूछता है कि आर यू एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ईएमडी पेमेंट। अगर वो यस करेगा तो देन उसको बताना पड़ेगा कि वो कितनी परसेंटेज देगा, कितनी परसेंटेज के लिए वो एग्जेम्प्टेड है। अगर वो फुली एग्जेम्प्टेड है तो वो 100% यहाँ पे मेंशन करेगा, और अगर वो फिक्स्ड है तो देन उसे फिक्स्ड का ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, परसेंटेज है तो अगर वो परसेंटेज में बता देगा कि वो इतने परसेंट के लिए एग्जेम्प्टेड होता है ईएमडी से। ठीक है, एग्जम्पशन का सर्टिफिकेट, उसको ऑथराइजेशन ऑफ एग्जम्पशन उसको यहाँ पे अपलोड करना होता है। ठीक है, विदाउट इट इसकी ईएमडी एग्जम्पशन वैलिड नहीं होती है। देन क्लिक ऑन ब्राउज आइकन। आइकन में यहाँ पे एग्जम्पशन सर्टिफिकेट जो भी उसने स्कैन करके रखा होगा वो यहाँ पे ओपन करेगा। ओपन करने के बाद उसको साइन करेगा। साइन करने के बाद देन नेक्स्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे वो रेस्ट ऑफ द ईएमडीज के लिए वो यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल कर देता है। इंस्ट्रूमेंट टाइप सेलेक्ट करेगा, इंस्ट्रूमेंट नंबर देगा, देने के बाद में इशू कब हुआ था, डेट ऑफ एक्सपायरी देगा, देन अमाउंट कितना उसको रेस्ट ऑफ द ईएमडी अमाउंट यहाँ पे वो देगा, कंप्लीट ईएमडी नहीं देगा। ठीक है, देन इशू डिटेल देगा, सेव करेगा। सेव करने के बाद अगर एडिटिंग करनी है तो एडिट का ऑप्शन अवेलेबल होता है। देन नेक्स्ट करने के बाद आपकी सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है बिडर्स के एंड पे। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल्स अवेलेबल हो जाती हैं। इन केस अगर आपको अभी भी एडिटिंग करनी है तो आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, देन सबमिट अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। ये अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं बीओक्यू, टेंडर डॉक्यूमेंट्स, और जो भी आपने उससे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे के सारे वो यहाँ पे अपलोड करता है। ठीक है, तो क्लिक ऑन सबमिट अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट जैसे ही अपलोड होंगे तो यहाँ पे वो सबमिट कर देगा। आफ्टर अपलोडिंग यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, देन इनक्रिप्ट एंड अपलोड। फर्स्ट वन में यहाँ पे आप अपलोड करेंगे फर्स्ट कवर में। आप जो भी आपने डिस्क्रिप्शन दिया था कवर में वो नई स्लॉट यहाँ पे बन गई। ठीक है, आपने मांगा था स्कैन कॉपी ऑफ टेंडर फी एंड ईएमडी, टेंडर एक्सेप्टेंस लेटर, प्री क्वालिफिकेशन डिटेल एंड स्कैन कॉपी ऑफ टेक्निकल रीड एज पर एनेक्शन बी। ठीक है, तो 4 डॉक्यूमेंट आपने मांगे थे, पीडीएफ फॉर्मेट में मांगे थे, तो यहाँ पे आपको 4 ही स्लॉट मिलेंगे बिडर के एंड पे। ठीक है, अगर आप 5 मांगते तो यहाँ पे 5 ही स्लॉट मिलते, और यहाँ पे फॉर्मेट जब तक पीडीएफ नहीं होगा तब तक उसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होंगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स हैं वो उसके सिस्टम में सेव रहेंगी, वो अपलोड करेगा, देन ओके करेगा। ठीक है, करने के बाद वो साइन एंड अपलोड करेगा। सबसे पहले वो साइन करेगा। ठीक है, ये साइन होने के बाद में वो उनको अपलोड कर देगा। ठीक है, उसके बाद में ये फाइनेंस वाला पैकेट होता है, इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे तो वो यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स को फिल करता है। देन क्लिक ऑन साइन एंड अपलोड। ओके, अब ये उसकी कंप्लीट साइकिल होगी, लेकिन लास्ट में एक ऑप्शन आता है फ्रीज बिड सबमिशन। ठीक है, जब तक वो अपनी बिड को फ्रीज नहीं करता तब तक वो बिड उसकी सबमिट नहीं होती, डिपार्टमेंट को वो एक्सेप्ट नहीं होती। ठीक है, तो लास्ट में उसको फ्रीज बिड करना मैंडेटरी होता है। बहुत सारे केसेस में जब बिडर्स फर्स्ट टाइम बिड करते हैं तो उस केस में ये वाला ऑप्शन वो स्किप कर देते हैं। ठीक है, वो समझते हैं कि उन्होंने बिड डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए और अपलोड करने के बाद उनका काम खत्म हो गया। ठीक है,
एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में डिपार्टमेंट यूजर्स भी अवेयर नहीं होते इस चीज़ के लिए, तो उस केस में उसकी जो बिड होती है वो लैप्स हो जाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास में कोई बिडर्स आता है तो आपको बताना है उसको कि आपको ये लास्ट में फ्रीज बिड करना मैंडेटरी होता है। जैसे आप फ्रीज बिड करेंगे तो तुरंत उसके पास में एक्नॉलेजमेंट आ जाता है, उसकी बिड आईडी जनरेट हो जाती है, रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन उसके पास में उसकी बिड आईडी के अकॉर्डिंग चली जाती है, ठीक है। ये बिड आईडी ही उसके डॉक्यूमेंट के साथ अटैच होकर आपके पास में आती है, ठीक है। ये एक्नॉलेजमेंट बेस उसके पास अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। सो आपका जो फ्रेश बिड होती है वो आपकी सबमिट हो जाती है। इन केस ऑफ एडिटिंग इन बिड आपको रिबिड करना होता है, ठीक है, बिडर को। तो सेम वे बिडर लॉगिन करता है, लॉगिन करने के बाद डीएससी से लॉगिन करता है, लॉगिन करने के बाद वो माई बिड्स में जाता है, ठीक है। ये उसका बिड सबमिशन सेगमेंट में माई बिड्स होती है, ठीक है। वो जैसे इस पे क्लिक करेगा तो जिस जिस टेंडर के लिए उसने बिड लगाई है वो सारी के सारी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर आपको क्लिक करना है व्यू, पहले वो देखेगा कि किसके लिए उसने बिड लगाई है, तो उसकी सारी डिटेल्स चेक कर लेगा, देन क्लिक ऑन रीसबमिट, ठीक है। ये सारी वो टेंडर डिटेल्स आ गई यहाँ पे वो क्लिक करेगा रीसबमिट प्रोसेस को, ठीक है। इन केस अगर उसका कोई डॉक्यूमेंट लैप्स हो जाता है आफ्टर फ्रीज बिड सबमिशन, वो यहाँ पे उसको अपलोड कर सकता है, ठीक है। बिड आईडी सेम रहेगी, बिड आईडी न्यू जनरेट नहीं होती है। फ्रीज होने के बाद कुछ ऐड नहीं कर सकते? नहीं, फ्रीज होने के बाद ही ऐड कर देंगे, ठीक है। बिड आईडी सेम रहती है, उसी बिड आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग काम होता है सर। मेरे स्कैन कॉपी लगाते हैं तो वो अपने आप चेक करेगा कि वो ठीक तो लगाई है कि नहीं सर, वो इवैल्यूएशन का काम होता है, वो ऑफलाइन होता है, वो आप ही चेक करते हैं। और सिस्टम सिर्फ इतना देखेगा कि सपोज अगर आपने पीडीएफ मांगा है, ठीक है, वो जेपीजी तो नहीं दे रहा है, ठीक है। अगर पीडीएफ में उसने ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपको दे दिया तो सिस्टम तो उसको भी एक्सेप्ट कर लेगा, इसीलिए इवैल्यूएशन मैनुअली की गई है, ठीक है। इन केस अगर रीसबमिट आपको करना, रीसबमिट पे आप क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे आपका रीसबमिट वाली विंडो आपको प्रॉम्प्ट हो जाएगी। आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको किस कवर में रीसबमिट करना है, ठीक है। आपको फर्स्ट कवर में करना है, सेकंड कवर में करना है, तो आप आइकन पे क्लिक करेंगे। कोई भी आपको एक्शन लेना है, कोई भी आपको फंक्शन परफॉर्म करना है, तो वो हमेशा आइकन पे क्लिक करके करेंगे, ठीक है। देन क्लिक ऑन आइकन। अब आप यहाँ पे अपनी फिर से प्राइस बिड इसमें अपलोड कर देते हैं, ठीक है। देन क्लिक साइन एंड अपलोड। कोई भी डॉक्यूमेंट बिडर देता है हमेशा वो साइन और अपलोड करके देता है, ठीक है। साइनिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे वो उसका इंक्रिप्शन कर रहा है, ठीक है। बिडर डिपार्टमेंट एंड पे उसका डिक्रिप्शन होता है। देन अपलोडिंग, साइनिंग के लिए जो है पासवर्ड देता है अपना डीएससी का, देन ओके करता है, ठीक है। उसके बाद में ये रिबिड एक्नॉलेजमेंट आ जाता है, बिड आईडी दोनों में सेम रहेगी, ठीक है। इसमें जो पीओक्यू आप वो कह रहे हैं कि अपलोड कर देगा, अपलोड यानी कि पीओक्यू वो अपने सिस्टम में जनरेट करेगा उसको? पीओक्यू सर डाउनलोड करेगा, हाँ। डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना नाम और रेट कोड करेगा, ठीक है। रेट कोड करने के बाद सिस्टम में सेव कर देगा। जब वो बिल लगाएगा तब वो अपने सिस्टम से उसको फैच कर देगा, which is called technical bid opening. In that case you have to be click on e-procure on Central Public Procurement portal, then tender opener log into the login ID. Okay. अगर आप क्रिएटर हैं और आपको ओपनर का रोल असाइन नहीं है तो उस केस में आप इसमें लॉगिन नहीं कर सकते। फॉर टेक्निकल बिड ओपनिंग आपको ओपनर का रोल असाइन होना मैंडेटरी होता है। लॉगिन प्रोसेस विल बी द सेम एज टेंडर क्रिएटर। आपको डीएससी से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको डीएससी का पिन देना होगा। देन this is the page of the tender opener. Okay, so in this tender opener page you just go to the bid opening segment and click on tenders. ठीक है, अगर आप उसकी टेक्निकल ओपनिंग कर रहे हैं या फाइनेंशियल ओपनिंग कर रहे हैं, दोनों केसेस में आपको बिड ओपनिंग में ही जाना है और टेंडर्स पे ही क्लिक करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको टेंडर ओपनिंग सेगमेंट में जाके और टेंडर्स पे ही क्लिक करना है। Then you categorize that it will be the technical opening or it will be the financial opening. जब भी आप जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे व्यू ओपन करके एक लिस्ट आ जाएगी और उसके सामने जब भी जैसे ही आइकन अवेलेबल होगा तो इट मीन्स उसका टेक्निकल ओपनिंग टाइम हो चुका है। ठीक है, दिस इज द स्टेटस ऑफ द टेंडर।
टेक्निकल ओपनिंग होगी तो यहाँ पे टेक्निकल ओपनिंग अवेलेबल होगा, अगर वहाँ पे फाइनेंशियल ओपनिंग है तो यहाँ पे फाइनेंशियल ओपनिंग अवेलेबल होगी। ठीक है, आप आइकन पे क्लिक करेंगे, जितने भी नंबर ऑफ ओपनर बिड ओपनर आपने सिलेक्ट किए थे वो सारे के सारे आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है, तो ये आपको बताएगा कि 2 of 4 मिनिमम 2 बिड ओपनर शुड डिक्रिप्ट द बिड। जैसे ही 2 बिड ओपनर यहाँ पे डिक्रिप्ट करेंगे तो आपका जो बिड है वो डिक्रिप्ट हो जाएगी। ठीक है, वो फिर ऑप्शनल हो जाता है कि जो रेस्ट ऑफ द 2 बिड ओपनर बचे हैं वो उसको डिक्रिप्ट करें या ना करें। ठीक है, जिसकी डीएससी इसमें जो लॉगिन करेगा उसी के साथ जो यूजर इसमें लॉगिन करेगा उसी के सामने डिक्रिप्ट का ऑप्शन आएगा। इन दैट केस अगर आप चाहते हैं कि पैरेलली आप सिस्टम को एक्सेस कर ले तो उस केस में आप 2 ब्राउजर यूज कर सकते हैं, एक ही सिस्टम पे आप साइमल्टेनियसली ओपनिंग कर सकते हैं। ठीक है, और डिफरेंट सिस्टम पे भी आप इसे ओपनिंग को कर सकते हैं। देन क्लिक ऑन डिक्रिप्ट ऑप्शन। डिक्रिप्ट ऑप्शन और जैसे पे आप क्लिक करते हैं तो क्लिक होने के बाद में यहाँ पे आपके पास में नंबर ऑफ बिट्स आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे उनके यूजर्स के नाम अवेलेबल होते हैं। देन क्लिक ऑन प्रोसीड। जैसे आप प्रोसीड करते हैं तो ये डीएससी की विंडो प्रॉम्प्ट होती है, ये रिफ्लेक्ट होती है, आप इसमें डीएससी का पिन देंगे। राइट नाउ इट इज अ डिक्रिप्शन प्रोसेस। आप क्लिक करेंगे तो ये डिक्रिप्शन कंप्लीटेड सक्सेसफुली आ जाएगा। ठीक है, जो आपकी टैब रेड थी वो आपकी ग्रीन हो जाएगी। ठीक है, फॉर द सेकंड बिड ओपनर एक ही ब्राउजर में अगर आपको काम करना है तो उसके लिए फर्स्ट वाले को आपको लॉग आउट करना पड़ेगा, सेकंड वाले को आपको लॉग इन करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज द सेकंड बिड ओपनर। वो भी सेम आपका बिड ओपनिंग सेगमेंट में जाएगा और टेंडर्स पे क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद सेम टेंडर को वो क्लिक करता है, सेम टेंडर के आइकन पे क्लिक करेगा ओपनिंग में। देन दिस इज द सेकंड बिडर, वो बिड को डिक्रिप्ट करेगा। डिक्रिप्ट करने के बाद प्रोसीड करेगा, डिक्रिप्शन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। जैसे ही एक्नॉलेजमेंट आ जाता है तो अब आपका टेंडर पे बिड ओपन हो गई है। ठीक है, जैसे बिड ओपन हो जाती है तो आपके सामने ये एनवेलप ओपन होके आ जाते हैं। ठीक है, अब आप इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में जो जितने भी बिडर होते हैं उनके सामने ये लॉक वाला आइकन अवेलेबल होता है। अब आपको ये लॉक वाला आइकन को ओपन करना है। इट सीम्स टू बी लाइक अब आप एनवेलप की सील ओपन कर रहे हैं। ठीक है, आप क्लिक करेंगे आइकन पे। सबसे पहले आप ईएमडी की इंफॉर्मेशन देखेंगे कि उसने जो ईएमडी आपको दी है, ईएमडी एग्जीक्यूशन सर्टिफिकेट या जो ईएमडी की डिटेल्स हैं वो आप देखते हैं। अगर टेंडर फी दी है तो टेंडर फी की डिटेल्स आप देखेंगे। ठीक है, देन क्लिक ऑन जिप फोल्डर आइकन। जैसे ही आप जिप फोल्डर आइकन पे क्लिक करते हैं आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ क्लब में सेव हो जाते हैं सिस्टम में। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ जिप फोल्डर। ठीक है, then you have to be verify the all bidders document sequentially। डॉक्यूमेंट आपके सिस्टम में सेव होंगे एक साथ, लेकिन आपको जो वेरीफाई करना होगा वो एक एक करके करना होगा। क्लिक ऑन द आइकन, आप ईएमडी फी कॉपी देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे कमेंट्स देंगे। एडमिटेड फॉर टेक्निकल इवैल्यूएशन, आपने यहाँ पे उसको एडमिटेड कर लिया है। यहाँ जो ऑप्शन है यहाँ पे एडमिट और रिजेक्ट का है। ठीक है, नॉट एक्सेप्ट और रिजेक्ट का। ठीक है, ये इसमें डिफरेंस है कि ओपनिंग में आप उसको एडमिट करते हैं ना कि एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे सिर्फ आप अपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट करते हैं, ना कि आप उनको स्क्रूटनाइज करते हैं कि ये सही है या गलत है। वो पार्ट टेक्निकल इवैल्यूएशन में होता है। वहाँ पे जो ऑप्शंस अवेलेबल होंगे वो आपके एक्सेप्ट और रिजेक्ट होंगे। यहाँ पे आपके एडमिट और रिजेक्ट है। आप कमेंट्स देते हैं कि आपने इस बिड को, इस डॉक्यूमेंट को एडमिटेड कर लिया है टेक्निकल इवैल्यूएशन के लिए। सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद जो स्टेटस है वो आपका एडमिटेड हो जाता है। देन सेकंड डॉक्यूमेंट, इसी तरह करके आप सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते हैं। सबका स्टेटस जैसे ही एडमिटेड हो जाएगा तब आप नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद जो भी बिड आपकी डिक्रिप्ट हो जाती है, जिस भी बिडर की डिक्रिप्ट हो जाती है वो ऑटोमेटिकली वो दूसरे सेक्शन में चली जाती है। ठीक है, ये एक्सेप्टेड बिड का सेक्शन होता है। जब तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक वो एज इट इज रिमेनिंग सेक्शन में ही रहेगी। अब आप सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए। सबमिट करते हैं, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब आप यहाँ पे अपनी समरी देते हैं। इन केस अगर किसी ने आपको बिड के डॉक्यूमेंट ही सबमिट नहीं किए हैं तो उस केस में आप उसको यहीं से स्ट्रेट वे आप रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ अगर उसने डॉक्यूमेंट आपको सबमिट नहीं किए। ठीक है, वैलिड और इनवैलिड दैट विल बी द पार्ट ऑफ टेक्निकल इवैल्यूएशन।
यहाँ पे आप समरी देते हैं, समरी में बताते हैं कि आपको टोटल इतनी बिड रिसीव हुई है और आपने उसको एडमिटेड कर लिया है टेक्निकल इवैल्यूएशन के लिए। देन आप समरी अपलोड करते हैं। ये जो समरी होती है इसमें सिर्फ आप इतना बताते हैं कि ये टोटल नंबर ऑफ बिड्स आपकी इतनी आई है, इतनी आपने एक्सेप्ट करी है, एडमिट की है, रेस्ट ऑफ द को आपने रिजेक्ट किया है, टोटल बिड्स आपकी इतनी होगी। ठीक है, वो समरी आप बना के स्कैन करके अपने सिस्टम में रखते हैं, वही आप यहाँ पे अपलोड करके सेव करते हैं। देन साइन करेंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट आप करेंगे तो वो डिजिटली साइन होगा। देन ओके सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद में नेक्स्ट करते हैं। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपका जो टेंडर है वो ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगा आपका टेक्निकल इवैल्यूएशन। ठीक है, ये टेक्निकल ओपनिंग होगी, इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस? देन दिस इज द टेक्निकल इवैल्यूएशन। टेक्निकल इवैल्यूएशन में लॉगिन करने के लिए टेक्निकल इवैल्यूएटर का रोल होना मैंडेटरी होता है। आप लॉगिन करेंगे, पासवर्ड डालेंगे, देन डीएससी लॉगिन, टू वे ऑथेंटिकेशन, लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद अब आप आएंगे बिड इवैल्यूएशन में। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 चीजें मिलेंगी, आइटम वाइज इवैल्यूएशन, टेक्निकल इवैल्यूएशन, फाइनेंशियल इवैल्यूएशन। ठीक है, आप टेक्निकल इवैल्यूएशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही टेंडर अपनी टेक्निकल बिड ओपनिंग की साइकिल कंप्लीट करता है, वो ऑटोमेटिकली टेक्निकल इवैल्यूएशन में मूव हो जाता है। अब यहाँ पे आप उसको मैनुअली वेरीफाई कर चुके होते हैं, आपकी कमेटी मैनुअली वेरीफाई कर चुकी होती है, अब आपको यहाँ पे उसका स्टेटस अपलोड करना होता है। ठीक है, आप यहाँ पे जो भी टेक्निकल इवैल्यूएशन वाले टेंडर होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। आइकन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे जो स्टेटस है वो एक्सेप्ट का है, नॉट एडमिट का है। ठीक है, अब आपको बिडर को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डॉक्यूमेंट्स। अब आप यहाँ पे बताएंगे, ठीक है, उसका वैलिड रीजन देंगे, एक्सेप्ट का भी देंगे और आप रिजेक्ट का भी देंगे। देन क्लिक ऑन सबमिट। ठीक है, सबमिट करने के बाद अपनी जो कमेटी है आप उसकी डिटेल यहाँ पे मेंशन करेंगे। जो आपकी इवैल्यूएशन कमेटी है उसे बताएंगे कि वो आपने इंटरनल कराई थी या आपने एक्सटर्नल कराई थी। ठीक है, इंटरनल कराई थी तो उसके कमेटी के चेयरपर्सन कौन है, कमेटी का चेयरपर्सन। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसी पोर्टल पे, टेक्निकल इवैल्यूएशन पोर्टल पे आप उनके नाम देते हैं, नॉट इन डेजिग्नेशन। ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है, बट यहाँ पे हम लोग नाम देते हैं कि टेक्निकल जो आपकी टेक्निकल इवैल्यूएशन कमेटी थी उसके चेयरपर्सन कौन है, उनके मेंबर कौन है। वन थिंग, इसमें जो भी कमेटी के मेंबर आएंगे वो सब के सब एक ही लाइन में आएंगे। ठीक है, इसमें कोई आपका कोमा नहीं होगा बीच में, सिर्फ आप स्पेस देके सबके नाम मेंशन करेंगे। ठीक है, वो एक ही लाइन में आएंगे। नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आप उनके नाम देंगे। ठीक है, रेस्ट ऑफ द समरी विल बी अपलोडेड बाय डिपार्टमेंट यूजर इन द ब्राउज ऑप्शन। जितनी भी डिटेल है आपकी कमेटी की वो सारी की सारी आप जो है ना ब्राउज ऑप्शन के थ्रू इसमें अपलोड कर देते हैं। ठीक है, देन साइन करेंगे। जैसे ही आप साइन करेंगे, साइन करने के बाद आपको फाइनेंशियल बिड ओपनिंग का डेट एंड टाइम देना होगा। यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल बिड ओपनिंग स्टार्ट हो जाती है। आफ्टर कंप्लीटिंग द टेक्निकल इवैल्यूएशन यू हैव टू बी सेट अप द टाइम फॉर फाइनेंशियल बिड ओपनिंग। यहाँ पे आप टाइम, यहाँ पे आप डेट देते हैं, देन टाइम देते हैं। टाइम देने के बाद सेव करते हैं। ठीक है, जो गजेटेड हॉलीडे होते हैं और जो संडेज, ओनली गजेटेड हॉलीडे, दिस विल बी रेस्ट्रिक्टेड फॉर गजेटेड हॉलीडे। गजेटेड हॉलीडे अगर आपने सेलेक्ट किया है बिड ओपनिंग के लिए तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, संडे में भी आप इसकी ओपनिंग कर सकते हैं। देन क्लिक ऑफ सेव। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास में ये एक्नॉलेजमेंट पेज आ जाता है। ये पेज यहाँ पे आपकी समरी आ जाती है, जो भी आपने समरी अपलोड की है, जिसने भी साइन किया है उसकी साइनिंग की प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, अगर आपको जो समरी आपने अपलोड किया अगर आपको देखनी है तो वो आप यहाँ पे क्लिक व्यू प्रिंट समरी पे देख सकते हैं। दिस इज द फाइनेंशियल ओपनिंग। ओके, ये जो फाइनेंशियल ओपनिंग, जो टेक्निकल बिट है उसका प्रिंट आउट लेने का तो बताएं। जो सर डॉक्यूमेंट आप सेव कर रहे हैं ना अपने सिस्टम में, उसके बाद उसके प्रिंट आउट ले लीजिए, वो तो आपके सिस्टम में सेव हो गए। जब हम बोलते हैं ना कि आप इसके डॉक्यूमेंट को आप सेव कर लीजिए सिस्टम में, जो फोल्डर में सेव हो जाते हैं ना क्लब में, उसके बाद ही आप उनको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, जब वो आपके सिस्टम में आ जाते हैं तो उसके बाद आप ओपन करके उनका प्रिंट आउट ले सकते हैं। जैसे 4 फर्म का है टेक्निकल, तो 4 फर्म का कंपैरेटिव बनाते हैं, तो चारों का कंपैरेटिव बन के आएगा ऑटोमेटिकली। कंपैरेटिव फाइनेंशियल में बनता है, इसमें आएगा, टेक्निकली नहीं बनेगा कंपैरेटिव। टेक्निकली तो आपको मैनुअली बनाना होगा। ठीक है, कंपैरेटिव इसमें जो बनेगा वो फाइनेंशियल में बनेगा। ठीक है, टेक्निकली जो क्वालिफाई होगा
तो उन्हीं का तो फाइनेंशियली ओपन होगा। हाँ बिल्कुल, उन्हीं को फाइनेंशियली तो फिर वो सिस्टम में कैसे वेरीफाई हो रहा है कि भाई ये टेक्निकली रिजेक्टेड है और ये वो accepted हो जाएगी, कलर है। वो ऑप्शन था ना सर, Acceptable evaluation वाला रिपोर्ट अपलोड करोगे ना टेक्निकल इवैल्यूएशन में जब आप समरी देने से पहले वाले पेज पे आते हैं, एक मिनट ओपन, इसे प्रीवियस स्लाइड ओपन कर, प्रीवियस वाला फिर करते हैं। ओके ओके, ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी हो सकता है, ठीक है, टेंडर डिफर होता है हाँ टेंडर टू टेंडर डिफर होता है, ठीक है, बट इन दैट केस इसमें यही होता है कि टेक्निकली जो होता है हम लोग सिर्फ उनको स्क्रूटनाइज करते हैं, अगर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं तो बस ओनली टर्म एंड कंडीशन ही उसकी स्क्रूटनाइज हो रही है ना। हाँ, जो उसकी स्क्रूटनाइज नहीं हो रही सर, जो आपने टर्म्स एंड कंडीशन दिए वो स्क्रूटनाइज हो रहा है। जो BOQ है उसमें आपके स्पेसिफिकेशन सारी आ रही है। बीओटीओ में तो कूपन का स्पेक जाएगा यार, वो थोड़ा है यार। उसमें ये चेंज करनी पड़ेगी ना, सारी ऐड करनी पड़ेगी। BOQ में सारी टर्म्स एंड कंडीशन सारी ऐड करनी पड़ेगी, सारी क्लिक वो करेंगे। तो टेंडर डॉक्यूमेंट तो पीडीएफ में डाला ही हुआ है उसमें, वो तो टर्म एंड जो कंडीशन BOQ इसलिए तो इम्पोर्टेंट है, सबसे उसके बेस पे सब चीज़ करनी है। यूक्यू में सर सिर्फ जो होता है वो आइटम का डिस्क्रिप्शन होता है और वो रेट जो कोटेड बाय बिडर्स होते हैं, ठीक है ना, उसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होती। तो वो कहाँ डालेंगे, जैसे पैन वो टेंडर डॉक्यूमेंट में होता है सर, किसमें? टेंडर डॉक्यूमेंट, टेंडर पीडीएफ फाइल जो है ये टेंडर डॉक्यूमेंट स्टार्टिंग में तो बताया, टेक्निकल कंपैरेटिव में भी तो उसको क्लिक करना पड़ता है, वो कहाँ करेंगे? टेक्निकल कंपैरेटिव सर आपको मैनुअली बनाना है, ठीक है, इन दैट केस Manually आपको बनेगा। वो मैनुअल तो बनेगा, स्टेटमेंट कंडीशन वो अपलोड हो। उसमें नंबर ऑफ मेंबर सर मैक्सिमम 4 है ना हाँ किसमें सर, टेक्निकल में? कमेटी इवैल्यूएशन कमेटी में या आपका टेक्निकल इवैल्यूएशन इवैल्यूएशन कमेटी में कोई नहीं सर, इसमें लिमिटेड separate ये दिया आप हुआ है, लिमिटेड होते हैं technical सर, आप कितने भी बना सकते हैं, ठीक है ना, ओपनिंग में लिमिटेड है, वो मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, 2 एंड 4 ठीक है। इनका भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कंफ्यूजन हो रहा है। आप ये ओपन करने वाले हैं ना, ये इससे और टेक्निकल इवैल्यूएशन दोनों डिफरेंट बोर्ड का मटेरियल है। वो तो केवल इसको ओपन करने के लिए है, जिनके पास DSC वगैरह है। उनका पार्ट वहीं पे खत्म हो जाएगा। सेपरेटली बनाएंगे आप। ऐसा है ना, टेक्निकल जो कंपैरेटिव बनाती है ना, जैसे डिवीजन ने बनाई उसको इवैल्यूएट करके इंस्टीट्यूट कमेटी बनी होती है, वो भी करती है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है। तो वहाँ ऐड करना पड़ेगा हमसे। नहीं इवैल्यूएशन कमेटी तो अलग होती है, उसमें तो आप नाम यहाँ पे कितने भी दे सकते हैं, उसके लिए कोई जो है लिमिटेशन नहीं कोई है, ठीक है limitation नहीं है ना, फिर ना, it's fine। हाँ, उसमें 7 8 10 कितने भी दे सकते हैं, लेकिन जो ओपनिंग होता है वो आपको यहीं पे स्टार्टिंग में सिलेक्ट करना होता है, ठीक है, हाँ ठीक है। स्टार्ट नेक्स्ट। दिस द फाइनेंशियल ओपनिंग, ओके, आफ्टर टेक्निकल इवैल्यूएशन हम लोग फाइनेंशियल ओपनिंग करते हैं। द नेक्स्ट जो बिड ओपनर आपके टेक्निकल ओपनिंग में थे वही बिड ओपनर आपके फाइनेंशियल ओपनिंग में रहेंगे, इसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं हो सकती। आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद फिर से टेंडर मैनेजमेंट सेगमेंट में जाएंगे, बिड ओपनिंग में, देन क्लिक ऑन टेंडर्स। टेंडर्स पे क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पे जो स्टेटस होता है वो फाइनेंशियल ओपनिंग का स्टेटस होता है, ठीक है, आप उसी टेंडर की फाइनेंशियल ओपनिंग कर सकते हैं जिसका स्टेटस फाइनेंशियल ओपनिंग होता है और जिसके सामने आपके आइकन अवेलेबल होता है। जब तक आपका फाइनेंशियल ओपनिंग का टाइम नहीं होगा तब तक आपके सामने ये आइकन अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है, जब 1 सेकंड भी अगर उसमें रहा, और ये सर्वर का टाइम होता है, ठीक है, मतलब ये सिस्टम का टाइम तो वेरी कर सकता है किसी का, सर्वर के टाइम के अकॉर्डिंग ये चलेगा। तो आप क्लिक करेंगे व्यू आइकन पे, क्लिक करने के बाद सेम पोर्टल सेम पेज अवेलेबल होगा जो आपका टेक्निकल ओपनिंग में था, आप ऑप्शन पे डिक्रिप्ट करेंगे, देन प्रोसीड, देन ओके। ओके करने के बाद जैसे ही ग्रीन हो जाएगी तो इसको लॉग आउट करेंगे, देन सेकंड वन को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ये सेकंड यूजर है, आप यहाँ पे डिक्रिप्ट करते हैं। आप जैसे ही इस टेक्निकल फाइनेंशियल बिड ओपनिंग को पेज वाल फाइनेंशियल बिड ओपनिंग के पेज को आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ बिड्स आ जाती है, ठीक है, जो टेक्निकली इवैल्यूएशन को सक्सेसफुली क्राइटेरिया को फुलफिल कर गए वही यहाँ पे आपके अवेलेबल होते हैं। सपोज करिए आपकी टेक्निकल बिड 5 आई, ठीक है, तो इन दैट केस अगर वो टेक्निकल इवैल्यूएशन में 2 बिड आपकी रिजेक्ट हो गई है तो यहाँ पे जो टोटल बिड आएंगी वो 3 आएंगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे डिक्रिप्ट करते हैं, डिक्रिप्ट करने के बाद प्रोसीड करेंगे, ओके, ठीक है, सेम बॉक्स अवेलेबल होगा जैसे आपका टेक्निकल ओपनिंग में था। आप क्लिक करेंगे फाइनेंस पे, देन अनलॉक करेंगे बिड को,
करने के बाद में यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, पेड इन्फॉर्मेशन। अगर आपने पेड इन्फॉर्मेशन आपकी दो जगह अवेलेबल होती है, टेक्निकल ओपनिंग में, टेक्निकल इवैल्यूएशन में, लेकिन जो बिल्डर्स के डॉक्यूमेंट होते हैं वो एक ही बार अवेलेबल होते हैं। अगर आपने वो वहाँ पे लैप्स कर दिया तो आप उनको बाद में जो है ना उसको आप सेव नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप सेव करते हैं। सेव करने के बाद आप वेरीफाई करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट आपने फाइनेंशियल पैकेट्स में मांगे थे वो सारे के सारे आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। आप उनको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद आप बताते हैं कि इसको आपको एडमिट करना है या रिजेक्ट करना है। देन स्टेटस एडमिटेड हो जाता है। क्लिक ऑन सबमिट एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। सिमिलरली सारे बिडर के लिए आप यही प्रोसेस अप्लाई करते हैं। सबमिट करते हैं, ठीक है। जैसे ही आपके सारे के सारे बिडर आपके अपर सेक्शन में आ जाते हैं, इस वाले सेक्शन में आ जाते हैं, तो उसके बाद आप सबमिट करते हैं, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शन आता है जनरेट बीओक्यू चार्ट, ठीक है। ये बीओक्यू चार्ट कई बार क्या होता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, तो उसके इसमें आप लोग रिफ्रेश यूज़ कर लेते हैं या उसको ब्राउज़र को क्लोज कर देते हैं। उस केस में जो है ना आपको ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। कई बार क्या होता है कि सर्वर होल्ड कर जाता है, उस केस में ये होता है कि बीओक्यू चार्ट आपका दोबारा जनरेट नहीं होता। अगर ये एक बार जनरेट हो गया तो ये मल्टीपल टाइम्स जनरेट हो जाएगा, लेकिन अगर ये एक बार होल्ड हो गया, ठीक है, ये बड़े रेयर केसेस में ऐसा होता है, लेकिन अगर ये एक बार होल्ड हो गया तो ये फिर दोबारा जनरेट नहीं होगा। उस केस में क्या करना? उस केस में आपको मैनुअली बनाना है, ठीक है। उस केस में फिर आपको मैनुअली आपका फाइनेंशियल ओपनिंग का कंपैरेटिव चार्ट बनाना है, देन इट विल बी ओके फॉर यू। जैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वो मेंबर्स का नाम दे रखे हैं, उनमें से 4 दे रखे हैं, 4 में से एक है, 3 नहीं है, देन यू कैन नॉट ओपन द बिड। फिर उसके लिए क्या करें? उसके लिए आपको दूसरा 2 को 3 में से कोई भी एक को लेके आना पड़ेगा। नहीं, और के दिन छुट्टी है। नहीं, चाहे छुट्टी में हो, वो कहीं भी हो, उनके साथ उनकी डीएससी है तो वो वहाँ से ओपन करते हैं। ये तो रूल्स है सर कि एटलीस्ट मिनिमम क्राइटेरिया है ये तो, कि 2 उसमें जो नाम चेंज नहीं हो सकते सर सामने नहीं, वो स्टार्टिंग में हो सकते हैं। स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में कोरिजेंडम ओपन हो जाएगा उनका, ठीक है, फाइनेंशियल में भी, ठीक है। बिड सबमिशन एंड डेट से पहले, ठीक है, जब तक आपकी एंड डेट नहीं होगी उससे पहले तक आप उनके नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपका टेक्निकल बिड ओपन हो जाएगी तो उसके बाद आप बिड ओपनर के नाम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सपोज करिए कि इन दैट केस कि आपने 4 बिड ओपनर यूज़ किए थे, ठीक है, उसमें से ड्यू टू मिस हैपनिंग एक के साथ में कैजुअलिटी हो जाती है, ठीक है, तो उस केस में आप कोरिजेंडम लगा के दूसरे के रोल असाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर वो सबमिशन आपकी एंड हो गया, बिड सबमिशन एंड हो गया है, ठीक है, और अब आपको टेंडर का बिड ओपन हो चुकी है, ठीक है, उस केस में आपको नहीं कर सकते, उस केस में आपको टेंडर को रीटेंडर करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो प्रिविलेज है आपका वो एंड डेट तक अवेलेबल है। आप क्लिक करेंगे जनरेट बीओक्यू चार्ट पे। जैसे ही बीओक्यू चार्ट जनरेट हो जाता है आपके पास एक्नॉलेजमेंट आ जाता है, बीओक्यू कंपैरेटिव चार्ट हैज बीन जनरेटेड, प्लीज क्लिक ऑन व्यू बीओक्यू चार्ट। आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप सबसे पहले से सेव करिए, ठीक है। सेव करने के बाद ये आपको आइटम वाइज कैटेगराइज करेगा कि पर्टिकुलर आइटम में कौन L1 है, एंड द लास्ट ये आपको बताएगा कि टोटल अमाउंट में L1 कौन है, ठीक है। सपोज अगर आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर टेंडर के लिए आप इस टेंडर को 2 बिडर से आप कवर अप करना चाहते हैं, ठीक है, इन दैट केस आप पर्टिकुलर सेक्शन आप एक बिडर से परचेज करना चाहते हैं और सेकंड सेक्शन आप दूसरे बिडर से परचेज करना चाहते हैं, तो इस वो भी आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए जो है ना ये आपको वेलवेट आइटम वाइज वेलवेट भी करके देता है कि L1 पर्टिकुलर आइटम के लिए कौन है एंड टोटल यहाँ पे कौन है, ठीक है। तो रेस्ट मोर देन 1 भी हो सकता है इसमें। हाँ, हो सकता है, ठीक है। आपको बीओक्यू चार्ट आपके लिए जो है ना ये एसेंशियल नहीं है, ठीक है, कि आपको इसको फॉलो करना है, ये आपके लिए असिस्टेंट है, ठीक है, कि आपको इसको देख के आप अपना मैनुअली डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर किसी बिडर ने आपको 0-0 को रेट कोड करके दे दिया, सिस्टम उसको L1 डिसाइड करेगा, बट वो आपके लिए यूजफुल नहीं है, ठीक है। इन दैट केस आपको मैनुअली जो है ना ऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये आप बताते हैं, ये इसमें बिड रैंक बता देगा L1 L2 L3, ठीक है। देन आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद आप समरी देंगे टोटल बिड्स की। समरी देने के बाद में आप उस समरी को अपलोड भी करेंगे।
ओपन करने के बाद आप उसे साइन करते हैं, ओके करते हैं। ओके करने के बाद सबमिट करते हैं, ठीक है। सबमिट करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करके उसे देख भी सकते हैं, देन नेक्स्ट करिए। जैसे ही आपकी फाइनेंशियल ओपनिंग कंप्लीट होती है तो उसके बाद टेंडर आपका फाइनेंशियल इवैल्यूएशन में मूव हो जाता है, ठीक है। देन इवैल्यूएटर का रोल फिर से यहाँ पे जिसके पास होगा वही लॉगिन करेगा यहाँ पे। देन लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद डीएससी से लॉगिन कराते हैं। लॉगिन करने के बाद आप फिर से जाएंगे बिड इवैल्यूएशन में, देन फाइनेंशियल इवैल्यूएशन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जिसको कंपैरेटिव चार्ट ने L1 बताया है, ठीक है, वो एग्जैक्टली L1 है या नहीं है, ठीक है। उसका जो उसने जो रेट कोट किए हैं वो अकॉर्डिंग टू आपके डिमांड के हैं या नहीं है, ठीक है। देन आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, सारे जो उसने रेट कोट किए थे आप वो देखते हैं, उसकी बिड रैंक बताते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। जो L1 होगा उसको एक्सेप्ट करेंगे, रेस्ट ऑफ को आप रिजेक्ट करते हैं। अगर इन केस अगर आपको 2 बिडर से अपना टेंडर कंप्लीट कराना है तो आपको 2 को एक्सेप्ट करेंगे, 3 से कराना है तो 3 को एक्सेप्ट करेंगे, रेस्ट ऑफ को आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे रिजेक्ट भी नहीं करते हैं तो उस केस में आपको AOC में जाके उनको रिजेक्ट करना होगा। कंपैरेटिव चार्ट के असिस्टेंट से आप यहाँ पे उनको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 को आपने रिजेक्ट किया, 2 को आपने एक्सेप्ट कर लिया, देन सबमिट। सबमिट करने के बाद आप फिर से बताते हैं कि आपकी जो इवैल्यूएशन कमेटी है, फाइनेंशियल इवैल्यूएशन कमेटी, वो इंटरनल है या आपकी एक्सटर्नल है। इंटरनल है तो उसकी कमेटी की चेयरपर्सन कौन है, देन उनके कमेटी मेंबर्स कौन है और कमेटी ने क्या डिटेल्स ली है, ठीक है, क्या एक्शन लिया है फाइनेंशियल इवैल्यूएशन के लिए, तो वो आप यहाँ पे अपलोड करते हैं, साइन करते हैं। साइन करने के बाद आप क्लिक करते हैं सेव पे। सेव करने के बाद में आपके पास में ये एक्नॉलेजमेंट आ जाता है, ठीक है, और आपका जो टेंडर का स्टेटस है वो फाइनेंशियली इवैल्यूएशन है। इसमें कोई डाउट? ये लास्ट साइकिल होती है टेंडर की, अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब आप देख लेते हैं कि आपका जो L1 है, ठीक है, अगर आपका जो आपका बिडर है वो आपका एलिजिबल है आपके कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए, तो उस केस में आप उसको अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट असाइन कर देते हैं। तो आप यहाँ पे जो आपके ऑडिटर्स होते हैं वो यहाँ पे लॉगिन आईडी करते हैं, लॉगिन आईडी और पासवर्ड। जो इवैल्यूएटर होते हैं वो भी यहाँ पे AOC को मेंशन कर सकते हैं। करने के बाद आप लास्ट में जाके बिड इवैल्यूएशन में लास्ट ऑप्शन होता है AOC, अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब आप यहाँ पे अपने टेंडर को चूज करते हैं, जिनकी फाइनेंशियल इवैल्यूएशन कंप्लीट हो जाती है वो यहाँ ऑटोमेटिकली OAC में आ जाते हैं। अब आप यहाँ पे देंगे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू, ये वो अमाउंट होता है जो आप बिडर से नेगोशिएट करके यहाँ पे डालते हैं, ठीक है, ये वो अमाउंट है। इसलिए मैं कह रहा था कि नेगोशिएट आपका परमिसिबल है, ठीक है। तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। यहाँ पे आपका कोटेड अमाउंट नहीं आता है, कोटेड अमाउंट तो वो दे चुका है। अब एग्जैक्टली जो आपका टेंडर असाइन हो रहा है वो किस कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे हो रहा है, तो वो आप यहाँ पे देंगे, ठीक है। उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन देते हैं कि आपने किसको असाइन किया है ये, ठीक है। जितने भी बिडर्स हैं वो यहाँ पे आपके अवेलेबल हो जाते हैं। आप यहाँ पे अपनी सप्लाई ऑर्डर की कॉपी आप यहाँ पे अपलोड करते हैं, देन साइन करते हैं। साइन करने के बाद आप बताते हैं कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस डेट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। देन कंप्लीशन पीरियड बताते हैं, कंप्लीशन पीरियड उसका उस दिन से ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे चेकबॉक्स पे सिलेक्ट करते हैं कि आपको यहाँ पे 2 बिडर है, 2 बिडर से इन्होंने मतलब कंप्राइज टेंडर कंप्लीट कराया है, ये अवार्ड वैल्यू हो गई कि आपने इसको इतना टोटल कॉस्ट इतना इससे असाइन कराना है इस टेंडर को, और इससे इतना कंप्लीट कराना है। दोनों को क्लिक करेंगे, सेव करेंगे, दोनों के पास कॉपी चली जाएगी, प्रिंट अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो दोनों के पास इंफॉर्मेशन चली जाएगी साइट, ठीक है। दिस इज द डेमो साइट ऑफ ई प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। हम लोग इसी पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। This is the login ID of tender creator,
ठीक है, लॉगिन आईडी डालने के बाद पासवर्ड डाला, देन लॉगिन, this is the warning from Java side. Do you want to run this application? So you have choose option run. Then click on login option. चला गया, सब जाएगा। क्रिएटर, ये डेमो साइट पे यूजर है, तो हम लोगों ने इसको सारे रोल्स असाइन है, तो इसलिए इसमें सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके, ठीक है। फॉर क्रिएटिंग टेंडर यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट टेंडर और टेंडर लिस्ट। So these are the demo sites tender. For create new tender, you click on create new call for tender. This is the reference number, which is the file number of the tender. Tender type आप select करेंगे, open tender, then form of contract, supply, number of covers, it must be 2, tender category, goods, services or works, account type and central government funded, then number of bid opener 2 of 4, I think 2 of 2, because the only 2 users are available, so we have to choose option 2 of 2. Then next. So in the cover details, we have to be mention the document description for the bidders. Click on the icon, then click on the document description. Document, for the document type we have to select PDF, then save. If you want to delete this option, then click on the checkbox and delete it. Okay, it will be deleted. Okay, the second document is EMD. Save. And if you want to add more document, then you can add on it. Then after adding the document, you click on the next option. This is the second packet, finance. Click on the icon, give the description of the document, price, bid, and by default it is the automatic, this document format has been selected automatically. The document type should be Excel format. Then click on save, then next, then click on next. जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं तो आपकी सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे हो जाती हैं, सेव हो जाती हैं, ठीक है। These are the this is the NIT.
For NIT, you have to be click on upload option. Give the description of NIT. ठीक है. Give the reference number of the tender. Click on the browse option. Then click on PDF page. Then click on signing. Click on OK, then click on submit. After submitting, you have to be click on verify action for verifying your uploading file. Then click on verify. Click on NIT. जैसे ही आप NIT पे क्लिक करते हैं तो आपकी फाइल यहाँ पे सेव हो जाती है. अगर आप सेव करना चाहते हैं सेव करिए, अदरवाइज सिलेक्ट ओपन. ठीक है, ये ठीक है. आप यहाँ से अपनी फाइल देख लेंगे एंड लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पे ये डिजिटली साइन फाइल है. ठीक है. देन क्लिक हियर टू वेरीफाई, देन सेव, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट. दिस इज द वर्क आइटम डिटेल्स. अब आप यहाँ पे टाइटल देते हैं टेंडर का. डिस्क्रिप्शन देते हैं. उसके बाद आप यहाँ से प्रोडक्ट कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं. ठीक है. यहाँ गुड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट कैटेगरी होती है, तो आप यहाँ पे जो भी आपको मिलती है तो आप करिए, अदरवाइज आप मिसलेनियस सेलेक्ट करिए और यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट सब कैटेगरी स्पेसिफाई कर दीजिए. देन कॉन्ट्रैक्ट टाइप, आपका टेंडर है, इम्पेलमेंट है या रेट कॉन्ट्रैक्ट है. आप टेंडर सेलेक्ट करते हैं. टेंडर की वैल्यू आप बताते हैं कि आपकी टेंडर की वैल्यू क्या है. एस्टिमेटेड कॉस्ट अगर आप शो करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं इसको. इन केस अगर आप शो नहीं करना चाहते तो आपको यहाँ पे जीरो मेंशन करना होगा. ठीक है. जितने भी रेड मार्क हैं स्पेस के अंदर वो सारे के सारे मैंडेटरी हैं, वो ब्लैंक नहीं होंगे. बिड वैलिडिटी डेज आप बताते हैं 90 डेज. कैलेंडर कंप्लीशन बता देते हैं 365 डेज. ठीक है. जनरल टेक्निकल इवैल्यूएशन होती है कि अगर आपको वो करनी है तो आप यस करिए, अदरवाइज आप नो कर दीजिए. ठीक है. ये आइटम वाइज इवैल्यूएशन होते हैं, आइटम के अकॉर्डिंग आप इवैल्यूएट करते हैं. लोकेशन डिटेल बताते हैं आप, पिन कोड. प्री बिड मीटिंग जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देने होंगे. जैसे आप नो करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन काम नहीं करते हैं. ठीक है. बिड ओपनिंग प्लेस आप बताते हैं. उसके बाद टेंडर क्लास. ठीक है. यहाँ पे आपको मल्टीपल क्लास मिलेंगी, लेकिन लाइव साइड पे आपको सिर्फ 2 क्लास मिलेंगी, एज पर टेंडर डॉक्यूमेंट और फिर ऑल. आपको वहां पे एज पर टेंडर डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है. इनवाइटिंग ऑफिसर और इनवाइटिंग ऑफिसर का ऑफिशियल एड्रेस. ठीक है. देन नेक्स्ट आप यहाँ पे पेमेंट मोड सेलेक्ट करते हैं ऑफलाइन. यहाँ पे जैसे ही आप अमाउंट डालेंगे तो किसके फेवर में ये आपको पेबल करनी है वो ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे. इन केस अगर आप ये सिलेक्ट नहीं करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपका डिसेबल हो जाएगा.
आप अपनी EMD फी सेलेक्ट करते हैं, आइदर फिक्स और परसेंटेज। अगर आप परसेंटेज सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे परसेंटेज देते हैं। यहाँ पे आपकी परसेंटेज कैलकुलेट हो जाती है। In that case, अगर if you want to put the amount of EMD in a fixed mode, you have to select fixed, then give the amount. और ये आपको बतानी होगी किसके फेवर में आपको ये पेबल करनी है। Then you have to be choose the offline instrument. आपको कौन कौन से ऑफलाइन इंस्ट्रूमेंट चूज करने हैं। डिमांड ड्राफ्ट, बैंक गारंटी, बैंकर चेक, स्मॉल सेविंग, ठीक है। यहाँ पे सारे सिलेक्ट होते हैं, तो जो आपको रखना है वो आप रखेंगे, बाकी को आप अनसिलेक्ट कर देंगे। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, ठीक है। दिस इज द पब्लिशिंग डेट। आप सिलेक्ट करते हैं आज की डेट में 4 बजे ये टेंडर आपकी साइट पे विजिबल होगा, ठीक है। देन डॉक्यूमेंट डाउनलोड और सेल स्टार्ट डेट। अब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही साइट पे टेंडर आपकी अवेलेबल होगा तो उसके तुरंत बाद आप उसके डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बिड सबमिशन स्टार्ट डेट, ठीक है। जैसे ही ये टेंडर विजिबल होता है तो उसके बाद आप डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने के साथ साथ आप इसकी बिड सबमिशन स्टार्ट कर सकते हैं। देन बिड सबमिशन क्लोजिंग डेट, बिड ओपनिंग, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे ये आपकी डेमो साइट पे यूजर्स अवेलेबल हैं। आप इसमें से कोई भी एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। देन सबमिट, ठीक है। अब आपको यहाँ पे आपके वर्क आइटम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। Select document type, BOQ, description of the document, price bid, आप यहाँ से अपनी BOQ उठाते हैं, देन साइन करते हैं। साइन करने के बाद सेव करते हैं उसको वेरीफाई करते हैं, चेक BOQ। मैसेज आता है BOQ फॉर्मेट इज कंपाइल्ड, देन क्लिक ऑन वेरीफाई, सेव। अपलोड करते हैं टेंडर डॉक्यूमेंट। साइन करते हैं, सेव करते हैं, देन वेरीफाई, क्लिक, सेव, देन नेक्स्ट। अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, अगर आपको सिलेक्ट करने तो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट। ये आपका पूरा ये आपका पूरा ड्राफ्ट तैयार हो जाता है, पूरे के पूरे टेंडर्स। इसमें स्टार्टिंग में NIC डेमो, जो ऑर्गेनाइजेशन की चेंज है,
चेन है, आपके केस में आएगी ICR, टेंडर आईडी, इट इज अ सिस्टम जनरेटेड टेंडर आईडी, टेंडर टाइप, फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टेंडर कैटेगरी, नंबर ऑफ कवर्स, टेंडर जनरल टेक्निकल इवैल्यूएशन, आइटम वाइज इवैल्यूएशन, मल्टी करेंसी, आपने जो जो इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट किए हैं, यहाँ पे आपके जो कवर्स डॉक्यूमेंट है उनकी डिटेल्स, अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की डिटेल, टेंडर फी की डिटेल्स, EMD की डिटेल्स, देन वर्क आइटम डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। क्रिटिकल डेट्स ये यहाँ पे आपके अवेलेबल होती हैं। देन बिड ओपनर लिस्ट, यहाँ पे ये जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ठीक है, टेंडर इनवाइटिंग अथॉरिटी कौन है, उसका एड्रेस, और टेंडर क्रिएट हु इज द टेंडर क्रिएटर, उसकी डिटेल्स आपकी यहाँ पे अवेलेबल होती है। आफ्टर कंप्लीटिंग यू हैव टू बी क्लिक ऑन पब्लिश टेंडर। ठीक है, अब जो लेटेस्ट टेंडर होते हैं वो आपके यहाँ पे आपके अवेलेबल हो जाते हैं। आप क्लिक करते हैं व्यू/पब्लिश पे, सारी डिटेल आप फैच करने के बाद में, स्क्रूटनाइज करने के बाद में आप लास्ट में जाते हैं, हियर क्लिक ऑन पब्लिश टेंडर। ठीक है, आपका टेंडर पब्लिश हो जाता है तो आप क्लिक करेंगे पब्लिश टेंडर में। ठीक है, अब ये टेंडर आपका यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप इस टेंडर को व्यू कर सकते हैं। अब इसमें कोई भी एडिटिंग होगी वो कोरिजेंडम के थ्रू हो सकती है। ठीक है, एनी क्वेरीज? Just take a quick look on the live site। ये डेमो साइट पे टेंडर क्रिएट हो गया। ठीक है, अब लाइव साइट पे जब हम काम करते हैं तो अब हम क्या उसमें कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाते हैं। NIT और टेंडर डॉक्यूमेंट का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, वो जैसे आप लोग बनाते हैं उसे मैनुअली बनाइए और उसके बाद स्कैन करने के बाद उसे अपलोड कर दीजिए। ठीक है, द मेनली कंसर्न इज BOQ। ये आपकी लाइव साइट है, आप इसमें ई-प्रोक्योर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपके डाउनलोड्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पे आपके मल्टीपल टेम्पलेट्स मिलते हैं BOQ के। जब भी आपको काम करना होगा अपनी BOQ यहीं से डाउनलोड करनी है। ठीक है, ये लेटेस्ट वर्जन है, एक्चुअली इट इज इन बीटा फेज। ये बीटा फेज में चल रहा है कि इसमें जो भी कुछ क्वेरीज हो रही हैं वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले आप इनेबल एडिटिंग करते हैं, देन इनेबल कंटेंट करेंगे। जैसे आप इनेबल कंटेंट करते हैं तो जितने भी मैक्रोज हैं वो सारे के सारे इनेबल हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जो आपकी BOQ है ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, आप इसमें कुछ भी एडिल्ट्रेशन नहीं कर सकते, कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते। अब आपको इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाइड करना है तो सबसे पहले आपको इसको अनप्रोटेक्ट करना होगा। उसके लिए आपको रिव्यू में जाना होगा और अनप्रोटेक्ट शीट करना होगा। ठीक है, आप इसमें पासवर्ड डालिए टेस्टिंग। जैसे ही आप इसमें पासवर्ड डालते हैं टेस्टिंग तो उसके बाद में ये इसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं। जो भी कॉलम आपको रिक्वायर्ड है आप उनको रखिए, रेस्ट ऑफ द को आप हाइड कर दीजिए। इसमें कुछ कॉलम ऑलरेडी हाइड है। ठीक है, आप उनको अनहाइड करना है तो आपको यहाँ से उनको अनहाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, आइटम कोड ब्लैंक नहीं होगा कभी। ठीक है, जितने भी आपका आइटम कोड आपका कभी ब्लैंक नहीं होगा तो उस केस में यही है, बेटर ऑप्शन ये होता है कि रो को डिलीट और इंसर्ट करने के बजाय आप कॉपी करिए। जो आपकी लास्ट की 2 रोज होती है उनको
उनको आप एज इट इज रहने दीजिए और रेस्ट ऑफ द को आप कॉपी करके उसे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका एज इट इज फॉर्मेट रो वाइज आपका पेस्ट हो जाता है। ठीक है, जितनी भी रोज आपको इंक्रीज करनी है आप इंक्रीज कर सकते हैं, जितनी भी रोज आपको डिक्रीज करनी वो आप डिक्रीज कर सकते हैं। देन वैलिडेट, जब भी आप वैलिडेट करेंगे तो उस केस में जितनी भी एरर होगी वो आपको रेड मार्क में शो होगी। ये एरर्स हैं क्योंकि इसमें डुप्लीकेट एंट्रीज हो रही हैं, तो इसलिए इसने इसको एरर में दिखा दिया। ठीक है, ये आपकी BOQ अब वैलिडेट हो गई है। जैसे ही आपकी BOQ वैलिडेट हो जाती है देन आप उसको सेव करिए। सेव करने के बाद आप उसको प्रोटेक्ट करिए। अब आप यहाँ पे अपना कुछ भी इसमें पासवर्ड डाल सकते हैं अगर आपको टेस्टिंग नहीं डालना। ठीक है, अब आपकी ये फिर से पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो गई है। बिडर के लिए सिर्फ ये कॉलम और ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम्स अवेलेबल होते हैं जिसमें वो रेट कोड कर सकता है। ठीक है, करने के बाद में आप इसको अपने सिस्टम पे अपलोड कर दीजिए। ये आपकी BOQ वहाँ पे कंपाइल हो जाएगी और वो कंपाइल सक्सेसफुली हो जाएगी। ठीक है, देन इसका कंपैरेटिव चार्ट बन जाएगा। एनी क्वेश्चंस? वैसे तो जब आप लोग सिस्टम पे करेंगे तभी इसमें इशू अराइज होंगे। ठीक है, मेनली जो आपको कंसर्न करना है वो दो इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं। एक तो जावा, आपके सिस्टम में जावा हमेशा होनी चाहिए 1.7.0.51, ये वर्जन हमेशा या इससे अबव वर्जन हमेशा अपडेट होना चाहिए जावा का। एंड द सेकंड इज BOQ अगर आपके पास में तो वो आप PPTs के थ्रू भी अपने टेंडर आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, 1.7.0.51। ठीक है, क्योंकि जब भी आपके सामने एरर आएगी तो वो जावा की ही एरर आएगी मोस्ट ऑफ द टाइम। साइनिंग में आएगी या फिर लॉगिन के टाइम पे आएगी तो वो जावा की ही एरर होगी। ठीक है, लॉगिन ऑप्शन आपको विजिबल नहीं हो रहा है या आपका एप्लीकेशन ब्लॉक हो रही है, सिक्योरिटी वार्निंग हो रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ जावा का इशू रहता है। उस केस में आपको अपना जावा का सुटेबल वर्जन उसमें अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है, देन इट विल बी रिमूव फ्रॉम योर सिस्टम। ठीक है, ये जो ट्रेनिंग वाली PPTs है मैं सबकी मेल पे कल कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग अपनी मेल से जो है डाउनलोड करके देख लेना। कॉन्टेक्ट नंबर
4210 office 233-88991 with extension of 228 email.com। आपको कोई भी क्वेरीज होगी तो आप उस पर मेल कर सकते हैं, वो मैं ऑपरेट करता हूँ, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। इसमें डेमो में काम करना हो तो उसका पासवर्ड है कोई? नहीं, डेमो के लिए नहीं, एक्चुअली डेमो बड़ा लाइट वेट सर्वर होता है तो पर्पज के लिए यूज़ करते हैं, एक आने के लिए, तो प्रैक्टिस के लिए नहीं हो पाएगा। ये अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप ऑफिस में आ सकते हैं, वहाँ ICR में आ सकते हैं 21 में, वहाँ पे आप आगे प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इसके लिए DSC की भी रिक्वायरमेंट होगी, वो DSC मेरे पास ही अवेलेबल है रिक्वायरमेंट। एनीथिंग एल्स सर? ओके, इसके लिए यूजर भी क्रिएट करना है। लॉगिन आईडी वगैरह कब मिलेगा? लॉगिन आईडी आई थिंक मैंने आर्ट इंस्टीट्यूट को तो मेल किया है, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ जितने भी इंस्टीट्यूट थे सबको मैंने मेल किया है, उसमें से काफ़ी की जो है ना डिलीवरी फेल के मैसेज मेरे पास आए हैं, ठीक है। तो इन दैट केस मैं आप लोगों की जितने भी हैं मैं उन पे आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, नोडल ऑफिसर का फॉर्म और यूज़र क्रिएशन फॉर्म मैं आपको सेंड कर देता हूँ। आपके जो डायरेक्टर या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं जो इसको ई प्रोक्योरमेंट को देखेंगे, जो भी आपकी एपेक्स अथॉरिटी हैं, आप उनसे उसको फिल करा के ना एज सुन एज पॉसिबल जैसे आप मेरे पास भेज देंगे तो मैं उसमें आपको यूज़र क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। हो गया है, ठीक है। टी ब्रेक लेने के बाद में ठीक है, ठीक।